श्रीमद् भगवत गीता में अगर मैं बात करूं तो 3 योग की बात करी गई है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अपने शास्त्रों में माना जाता है ना कि शरीर नश्वर है लेकिन अंदर बैठी हुई आत्मा फिक्स्ड है, वो कभी नहीं खत्म होगी। जैसे हम लोग नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा अपने फायर हो गए, विष्णु अपने वाटर हो गए और महेश अपने एयर की मौज वाली चीज होती है, वो भाग जाता है। जैसे भोलेनाथ का आप लोगों ने किससे देखे होंगे ना, जब भी पार्वती जी से लड़ाई वो भाग जाते थे। फायर एलिमेंट का व्यक्ति हमेशा एयर वाले पे डोमिनेट कर देगा और एयर वाली की कोई भी एक्टिविटी फायर वाले को बढ़ा देती है। अगर अपने को डोमिनेट करना था, वाटर प्रधान कंट्री को डोमिनेट करना था, तो सिर्फ नॉलेज से करा जा सकता था। जो भी सक्सेसफुल, जो भी सुपरहिट मूवी होगी वो सारी एलिमेंट बेस्ड ही होगी। अगर मैं कहूं कि मैंने शेर के मुंह में हाथ रखा और उसने मेरा हाथ काट लिया, गलती किसकी? जिंदगी मिले ना दोबारा। उसमें 3 लोग दिखाए गए। एक ऋतिक रोशन दिखाया गया जिसको फायर से रिलेट करते हैं, पैसा स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहा था वो, ठीक है। ऋतिक का सबसे बड़ा फियर क्या था? अंडर वाटर। सबसे बड़ा फियर फैक्टर उसका था, ठीक है, सच्ची में, ठीक है। तो अभी तक हमने बात करी प्रखर कि पहले मुकेश सर हमारे साथ आए, उन्होंने हमें सिखाया कि एस्ट्रो की मैपिंग कैसे होती है। उसके बाद उन्होंने सिखाया कि हमें वास्तु से कैसे मैपिंग करते हैं जी। बट इन दोनों चीज़ों के अंदर, एस्ट्रोलॉजी में भी और वास्तु में भी, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कैसे कि एस्ट्रो में हमें हॉरोस्कोप चाहिए होती है ताकि सामने वाले से हम रिलेट कर सकें उसको, और उस प्लैनेट्स की भाषा में उसको ट्रांसलेट करके बताया जा सके। और वास्तु के अंदर या तो नक्शा चाहिए होता है घर का या किसी भी स्पेस का, या सामने वाला जो बोल रहा है उससे हम उसकी बातों में से एग्जैक्टली जोन्स, फंक्शनैलिटी और एक्टिविटी को पकड़ के उसको हम रिलेट करके प्रॉब्लम को देख सकें। बट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकृति जी, उसमें ना तो हमें हॉरोस्कोप चाहिए ना ही कोई नक्शा चाहिए। जस्ट सामने वाले बंदे का सर से पांव तक एक स्कैन किया और आपने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी उसके आगे। जी जी बिल्कुल। वो कैसे होता है? परफेक्ट है। तो देखिए, बचपन की कहानी है। मम्मी मेरी कहती थी कि जब वो छोटी थी तो एक बाबा आए, उनको देखा और कहा कि अरे तुम्हारी तो बहुत प्रॉपर्टीज़ होंगी, देखना जब तुम बड़ी होगी तो देखना तुम्हारी बहुत प्रॉपर्टीज़ होगी। तो मम्मी ये किस्सा हमको बताती थी कि यार उन्होंने कहा था, अब देखो आज ये सब हो गया हम लोग के साथ। तो मैं इससे बड़ा इंट्रीग था कि ये कौन सा मेथड था कि सामने वाले के देख के उसका इतना बड़ा फ्यूचर प्रिडिक्ट करा जा सकता है। तो देखिए क्या होता है ना, अगर हम लोग आज अपने प्रेजेंट को स्टडी कर लें तो हमको पता होता है कि आगे होने क्या वाला है। जैसे एग्जाम्पल कि अगर हमने देखा कि यार आज आम के बीज जमीन में डाले जा रहे हैं, तो मैं भी तो प्रिडिक्ट कर सकता हूं ना कि 20 साल बाद यहाँ पे आम निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है, लोगों के लिए तो सरप्राइज होगा, बट यहाँ पे होगा मेरा कि मैंने प्रेजेंट में था और उसको ऑब्जर्व कर लिया कि एग्जैक्टली उस समय हो क्या रहा था। ठीक है, ऐसे ही 3 टाइप की प्रकृति अपने शास्त्रों में लिखी गई है। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो ज्योतिष और वास्तु का मुख्य उद्देश्य क्या है, करा क्यों जाता है? एक तो लोग कहते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है, कोई गोल अगर अचीव नहीं हो रहा है तो उसके लिए करा जाता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य अगर मैं बताऊं, एज अ कंसल्टेंट, व्यक्ति अगर अपने स्वभाव में अगर आ गया तो अपने आप ही वो अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगता है। स्वभाव का मतलब? ठीक है, स्वयं का भाव, अपने अंदर की जो एग्जैक्ट प्रकृति है। प्रकृति को अगर मैं स्प्लिट करके बात करूं तो परा मतलब बाहर से आई हुई, कृति, कृति मतलब क्रिएशन, एनी क्रिएशन जो बाहर से आया हुआ है। अपने शास्त्रों में माना जाता है ना कि शरीर नश्वर है लेकिन अंदर बैठी हुई आत्मा फिक्स्ड है, वो कभी नहीं खत्म होगी। ऐसे ही जो ये बाहर से आई हुई कृति, एक बाहर से आया हुआ क्रिएशन जो हमने अपने शरीर में धारण किया है, इसको प्रकृति या स्वभाव कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता में अगर मैं बात करूं तो 3 योग की बात करी गई है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ठीक है, उसमें मुख्यतः यही बात करी गई है। बाकी देखिए लोगों ने इंटरप्रिटेशन अलग अलग लिए, इतने इतने डिस्क्रिप्शन बना के क्रिएट कर लिए, सबने अपने अपने तरीके से देखा, लेकिन मुख्यतः ये बात है कि भाई 3 टाइप के लोग होते हैं। बिल्कुल। अब हो गए कर्मयोगी, जिसके आपने सुना होगा ना, यार हम ये सब में बिलीव नहीं करते, हमें कर्म ही पूजा है, तो वो होते हैं कर्मयोगी। एक होता है जो ज्ञान के पीछे भागता, उसको इंट्रीग्ड होता है। जब मैं बचपन में था तो अलग अलग क्वेश्चन आते थे कि नहीं यार पैदा कैसे हुए, ये दुनिया ऐसे क्यों हो रही है। बचपन से ही, क्योंकि मेरा जो स्वभाव है, मैं एयर प्रकृति का हूं, मैं इसको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, तो पहले से ज्ञान जिज्ञासा होती थी हर चीज के बारे में। सेब नीचे क्यों गिरा? जी जी, ठीक है, तो बचपन से जिज्ञासा आने लगती है। फिर आ जाता है भक्ति योगी।
अब आप देखते होंगे कि मंदिरों में इतनी भीड़ लगी हुई है, आपको क्या लग रहा है रिजल्ट नहीं आ रहा? सबको रिजल्ट आ रहा है। जितने भी वाटर एलिमेंट वाले जो भक्ति कर रहे हैं उन सबको रिजल्ट आ रहा है, लेकिन वहां पे अगर एयर और फायर वाले चले जाते हैं तो उनको रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि भक्त योगी अगर भगवान के प्रति श्रद्धा रखेगा तो उसका काम होने लगता है। आपने अभी 2-3 टर्म्स यूज किए, एयर, फायर और वाटर, इसको एक बार एक्सप्लेन करिए। परफेक्ट है, मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक जंगल में 3 जानवर का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक है शेर, एक है हिरन, एक है हाथी। ठीक है, अगर हम ये शब्द यूज करते हैं तो हम लोग के अंदर इमेज आ जाती है कि नहीं, शेर अगर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो अगर आप देखेंगे नेचुरल ज्योग्राफिक में या जितने भी डिस्कवरी चैनल जितने भी होते हैं जो एक्सप्लोर करते हैं जंगल के बारे में, वो देखेंगे कि शेर अपना लेजी पड़ा हुआ है, चिल मार रहा है, लेकिन जब वो शिकार करता है तो शो बनता है, तभी शो बनता है, मेन अट्रैक्शन वही होता है। ठीक है, तो एक हो गया शेर। ये रजस एलिमेंट का मानेंगे शब्दों के लिए, रजस क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाता है, रजस और पित्त और फायर हम लोग एक कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, रजस प्रकृति या पित्त प्रधान या फायर एलिमेंट, तो हम फायर बोल के चलेंगे, इसको फायर बोल के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब शेर हो गया हमारा फायर एलिमेंट। अब दूसरा आ जाता है हमारा हिरन। हिरन के लिए कहा जाता है ना कि वो स्मेल को सर्च कर रहा है, कस्तूरी उसके वेट में ही है और वो सर्च कर रहा है, तो वो तेज होता है, मूवमेंट बहुत तेज करता है, इधर से उधर बहुत स्विफ्ट होता है, कुछ चीज ढूंढ रहा है। तो ये जैसे मैंने बताया था ना, एयर एलिमेंट वाला है इन सर्च ऑफ समथिंग, तो इसको हम लोग एयर एलिमेंट की तरफ से रेफर करेंगे। ठीक है, तो हिरन के लिए हम लोग अब कहेंगे सतत प्रकृति या वात प्रधान या एयर एलिमेंट। ठीक है, अब तीसरे कैटेगरी में हम लोग आ जाते हैं हाथी। हाथी को अगर आप देखेंगे और अगर आप कभी सर्च करिएगा अंडर वाटर वीडियो ऑफ एलिफेंट, इतना खूबसूरत व्यू लगता है जब वो पानी के अंदर एंजॉय कर रहा होता है। तो एक ऐसा एनिमल आप देखेंगे कि पूरे टाइम वो पानी में है, फैमिली के साथ है। जब हाथी अकेला हो जाता है उसको पागल हाथी कहा जाता है, जब तक वो परिवार के साथ है तब तक वो माना जाता है कि यार नॉर्मल है। ठीक है, अब आपको पता है हाथी की मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि उसके टीथ गिरते रहते हैं। उस खाने का इतना शौकीन होता है कि ईयर बाय ईयर उसका टीथ गिरते रहते हैं, और कॉज ऑफ उसका डेथ यही होती है क्योंकि वो खाने का इतना शौकीन होता है, तो इसकी आगे जाके यही डेथ का कारण बनता है। तो हमको 3 कैटेगरी मिल गई। अब हाथी को क्या कहेंगे हम लोग? वाटर एलिमेंट का मानेंगे। वाटर को कफ प्रधान भी कहा जा सकता है या तमस प्रकृति कहा जा सकती है। तमस सुनते ही हम लोग के अंदर माइंड में आता है कि नहीं नेगेटिव, एक्चुअली नेगेटिव नहीं है। अगर मैं बताऊं तो एक सर्टेन क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो 70 to 75% पॉपुलेशन वाटर एलिमेंट की होती है। ठीक है, अपने में जितने भी अगर 100 लोग खड़े हैं तो 70-75% मोस्टली उसमें वाटर एलिमेंट के होंगे। तो ये नहीं कि वो तामसिक लोग हैं सारे। तामसिक का एक अप्रोच बताया गया है कि वो लाइफ को कैसे जीता है। ही वांट समथिंग कि भाई रिलैक्सेशन रहे लाइफ में, खाने पीने का शौकीन रहे, परिवार साथ में रहे। तो ठीक है, तो इसलिए तमस का प्रधान माना गया। अब इसी के ऊपर हम लोग आ जाते हैं सतव वाले, जो एयर एलिमेंट को हम लोग रेफर करेंगे। ये ज्ञान मार्गी है। तो शेर हो गया फायर वाला कर्म योगी, एयर वाला हो गया ज्ञान योगी, और तीसरी कैटेगरी जो हो गई वो हो गया भक्ति योग। तो अब ये 3 टाइप के लोग होते हैं, इसमें भी सब डिवीजन होते हैं, लेकिन वो मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। पहले इस तीनों को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब जैसे क्या हुआ, जो फायर एलिमेंट वाले होते हैं उनको फिजिकली फीचर से देख के आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये पहला लेवल ऑफ रिकॉग्निशन होता है। जब आप पहले उसको फिजिकली आपने स्कैन किया तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये फायर एलिमेंट का है, ये एयर एलिमेंट का है, ये वाटर एलिमेंट। ठीक है, अगर आप काठी की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, जिसकी मीडियम बिल्ड होती है वो फायर एलिमेंट का होता है। मीडियम इन कंपैरिजन टू, जैसे मैं आपको भी कह सकता हूं आपकी मीडियम बिल्ट लग रही है। ठीक है, तो फिजिकली अगर मीडियम बिल्ट बॉडी है तो वो फायर एलिमेंट का यूजुअली होता है, काइंड ऑफ एथलेटिक बॉडी। यस, परफेक्ट, एथलेटिक बॉडी होगा तो वो फायर एलिमेंट का होता है। आपने देखा होगा बिल्कुल बहुत पतले लोग, बिल्कुल सिंगल चेचेस, इसको हम लोग मजाक में उड़ा करते थे यार बिल्कुल सिंगल चेचेस है। तो आप देखेंगे वो एयर वाला जितना खा भी लेता है लेकिन वो पतला ही रहता है। अपने ग्रुप में एक हमेशा एक बच्चा होता था फ्रेंड, जो खाता बहुत ज्यादा था लेकिन पतला ही रहता था। उसकी क्योंकि काठी जो है उसका जो है जो फिजिकल अंदर से कॉम्पोजिशन है वो एयर प्रधान है, तो वो पतला होता है। अब वाटर प्रधान को आप देखेंगे तो थोड़ा सा बल्कि रहता है, साइज थोड़ा सा हैवी पार्ट में ज्यादा बचपन से हेल्दी रहेगा। हाँ, वो बचपन से हेल्दी रहता है। तो एक बार नहीं कहा गया था, पेन का जो कारण होता है वो व्यक्तिगत तब हो जाता है जब वो अपने स्वभाव का ना जिए। वास्तु और ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया है लाइफ में और अपने स्वभाव को नहीं जी रहा, तो हम लोग रेमेडीज को इंट्रोड्यूस करके उसको अपने स्वभाव में डाल सकते हैं। मुख्यतः कारण अगर है इन दोनों विधाओं का तो ये है। तो यानी आपका कहना ये है कि कोई बंदा अपने प्रकृति से अलाइन नहीं है, अगर जो उसको डिवाइन ने दी या भगवान ने दी है, अगर वो उससे अलाइन नहीं है, उससे डिस्ट्रैक्ट हो गया है, तो उसको पीड़ा का कारण है। अगर नहीं तो वो अपने आप में
सक्सेसफुल है। खुश रहेगा। जैसे 3 कारण बताए गए होंगे, पहले भी शायद हम लोगों ने डिस्कस किया होगा हाँ कि भाई जी। पीड़ा के 3 कारण हैं। एक खुद ही पेन ले लिया, एक आपके वातावरण से पेन आया, और तीसरा आपके कॉस्मिक मूवमेंट से। तो आज हम लोग जो पहले डिस्कस कर चुके हैं आपके वातावरण से आने वाला पेन और कॉस्मिक मूवमेंट से पेन, लेकिन जो पहला पॉइंट है आज हम लोग उस पर डिस्कस करने हैं कि सेल्फ से पेन कैसे लिया जाता है। ओके, तो इसके अंदर जैसे हमने अभी एयर की बात करते हैं जी। तो एयर वालों के लिए पेन किस टाइप का होगा और वो कैसे आता है? अब मैं थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग में जाता हूँ। हाँ जी। ठीक है। अब हर एलिमेंट की एक सर्टेन एक्टिविटीज बताई गई हैं, उसके सोचने का तरीका बताया गया है। और मैं आप ये मेरा देखने का दृष्टिकोण है कि हर एलिमेंट किस बीमारी से ग्रसित होगा, क्या अपने लाइफ में करेगा, उसकी प्रकृति से पता चल जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ फायर एलिमेंट वाला, हाँ। अगर मैं बोलूं तो जितने भी लोग आपने सुने होंगे लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, भाई इनको दूध नहीं पचता, तो मेजरली फायर एलिमेंट वालों के साथ ऐसा होता है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। ओके। और मैंने ऑब्जर्व किया कि फायर एलिमेंट वालों की क्रेविंग टुवर्ड्स चिली बहुत ज्यादा होती है। और अगर ये क्रेविंग चिली की अगर कम होती है तो मैंने देखा कि उनकी ग्रोथ भी लाइफ में कम हो जाती है। Okay. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फायर एलिमेंट पर्सन कि उसकी क्रेविंग बनी रहे। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे अपने पुरुषोत्तम राम की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर रजस एलिमेंट के हैं वो। ठीक है। उनका जो आप लोग जो रामायण देखते हैं तो उसमें जब शादी की बात हो रही है तो उसमें बहुत ढेर सारी डिशेस रखी हुई हैं। ठीक है। उनसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा पसंद क्या है, तो उन्होंने कहा वो हरी वाली चटनी हमको पसंद आई, और वो सबसे ज्यादा कड़वी चटनी वहां की वही थी और उनको वही सबसे ज्यादा। तो हम लोग ये सब इंस्टेंसेस अपने शास्त्रों से उठाते हैं और देखते हैं कि अच्छा प्रकृति के बारे में कितना ज्यादा इसमें रिफ्लेक्शन किया गया है। अगर आप देखेंगे तो हर धर्म में इसके बारे में बात करी। जैसे हम लोग नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा अपने फायर हो गए, विष्णु अपने वाटर हो गए, और महेश अपने एयर हो गए। ओके। तभी आप देखेंगे भोलेनाथ के पास सभी लोग जाते थे ज्ञान लेने के लिए कि भाई ये चीज अचीव करनी कैसे करा जाएगा। और विष्णु जी के पास कहते नहीं कि यार समृद्धि आती है, तो सब लोग को लगता है कि हाँ अगर वाटर एलिमेंट के हैं तो लोग लगते नहीं तामसिक आदमी है, मगर आपको जान के हैरानी होगी अगर घर से वाटर चला जाता है तो सबसे ज्यादा समृद्धि चली जाती है। ओके। आपने सुना होगा ना कि यार शादी हुई लड़की की और ये लड़की वहां गई, वो परिवार बड़ा फलने लगा और ये बड़ा नीचे हो गया। मेरे कई किस्से मेरे हैं जो मेरे गांव में भी और मेरे जो शहरों में भी मैंने देखे, अपने क्लाइंटों के ऑब्जर्व किया कि शादी होने के बाद ऐसा दिक्कत है। अगर मैं सही बताऊं तो पहले जब शादी के लिए लोग जाते थे ना, तो आजकल तो अलग ट्रेंड हो गया है कि नाक और उसकी वो सब देखने अलग चले जाते हैं कि वो दिख कैसे रही है, जज करने चले जाते हैं। लेकिन पहले मुख्यतः ये कारण होता था कि परिवार देखने जाता था कि अपने घर में ये एलिमेंट कम है, ये स्वभाव के लोग कम हैं। ओके। तो जाके पसंद करके आते थे कि अच्छा हमारे घर से ये जाएगा तो उस स्वभाव वाले लड़की अपने यहाँ आए, और वो मैच भी फिर उसका साथ में होता होगा। अगर प्रकृति की एप्लीकेशन अगर मैं बताऊं तो आप सभी लोग सभी इससे एक्सपीरियंस हुआ होगा कि भाई गुण इतने ज्यादा मिलने के बाद भी घर में जूत बजाई चलती ही रह रही है। तो एक एस्पेक्ट जो गुण मिलान विधा का है, थोड़ा सा डिग्री का वेरिएशन के कारण सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन ही थोड़ी वैसी हो गई है, तो गुण मिलान विधा में बहुत ज्यादा लोग डिपेंड होके बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी लूज हो गया। अगर मैं देखूं हम लोग के महावास्तु में तो अलग अप्रोच लेते हैं हम लोग विधान के लिए। जैसे अगर मैं जेमिनी राशि का हूं, मिथुन राशि का हूं, और मेरा 7वां मेरे पार्टनर का डिस्क्रिप्शन मेरे ही चार्ट में होगा, तो मेरा 7वां बॉक्स में बैठा धनु राशि। और खैर भगवान की कृपा ऐसी थी कि मेरी पार्टनर, मुझको तो ज्ञान भी नहीं था इस चीज का, मेरी पार्टनर धनु राशि की है एंड आई एम हैप्पी विथ माय लाइफ पार्टनर। तो कंपैटिबिलिटी हो जाती है। तो महावास्तु में हम लोग अप्रोच तो ये लेते हैं एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन प्रकृति का पार्ट भी बहुत ज्यादा प्ले हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में आपको जाता हूं। अब जैसे फायर एयर वाटर हो गए, अब तीनों एलिमेंट एक दूसरे के काउंटर होते हैं। ओके। फायर एलिमेंट का व्यक्ति हमेशा एयर वाले पे डोमिनेट कर जाएगा। अच्छा। और एयर वाले की कोई भी एक्टिविटी फायर वाले को बढ़ा देती है। एयर वाले की कोई भी एक्टिविटी फायर वाले को बढ़ा देती है। जैसे अगर आप देखें तो जंगल में आग तभी लगती है जब हवा डोलती है। राइट, बिल्कुल। ठीक है। तो एयर हमेशा सपोर्ट करता है फायर को। ओके। एंड फायर हैज द कैपेसिटी टू डिफीट एयर। ओके। ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड में, वाटर और फायर के बीच में जब कंपैरिजन करा जाएगा तो वाटर हैज द कैपेसिटी टू डिफीट फायर। राइट। ठीक है। अब आ जाते हैं एयर। नाउ एयर हैज द कैपेसिटी टू डिफीट वाटर। आप देखेंगे पानी है नीचे बुलबुला, तो एयर अनटच्ड निकल जाती है और पियर्स करते हुए आराम से चली जाएगी, उसको कोई बॉदरिंग फैक्टर नहीं। अब जो ये मैंने नियम बताया आपको प्रकृति का, इससे देख के आप कभी भी जज कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी हारने वाली है। कैसे? मैं इसमें
थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। देखिए क्या है, एज अ वास्तु कंसल्टेंट हम लोग को बड़ा मतलब ऐसे मौके देखने पड़ते हैं जब दो भाइयों की कलेश होता है। ऐसा नहीं हुआ था कि महाभारत सिर्फ एक ही बार हुई थी और दो भाइयों के बीच में कलेश हुआ था, आज भी हो रही है और हर घर में हो रही है। तो मैं जब पहुंचा और मैंने देखा कि दो भाई, एक फायर है और एक एयर है, तो हमेशा एयर वाले ने हमको बुलाया क्योंकि वो हमेशा हार रहा होता था उसमें। ठीक है। और क्या होता है ना, अब ये कंपैरिजन देख के, ये नेचर के भी नियम है। आग अगर जल रही होगी और हवा डोल गई तो आग बढ़ जाएगी, आग के ऊपर पानी डाला गया तो आग बुझ जाएगी। ठीक है। आग तभी जलती है जब लकड़ी होती है। हम लोग वास्तु में कहते हैं ना कि एयर एलिमेंट को लकड़ी का भी संबोधन करा जाता है, उससे रेफरेंस किया जाता है। आग तभी जलती है जब उसमें लकड़ी होती है। ठीक है। अब ये जो डिपेंडेंसी है, काउंटर है। जैसे मान के चलिए अपना जो देश है, अपना वाटर प्रधान देश है। ठीक है। अपने क्या है, अपने बढ़िया त्योहार इतने ढेर सारे हैं, इतनी ज्यादा छुट्टियां हैं, बढ़िया मिठाई खाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है। बिल्कुल। अब अगर देखें तो हम लोग को किसने डिफीट करा आके? ब्रिटिशर्स ने। नॉलेज ने अपने नॉलेज सिस्टम को, एयर को आके पेनिट्रेट किया गया था और बताया गया नहीं तुम्हारा ये गलत, तुम्हारा ये गलत, तुम्हारा ये गलत, और हमारे पूरे नॉलेज सिस्टम को ही हिलाया गया था। अगर अपने को डोमिनेट करना था, वाटर प्रधान कंट्री को डोमिनेट करना था, तो सिर्फ नॉलेज से करा जा सकता था। बाकी फायरों ने तो बहुत अटेम्प्ट लिए, अपने पड़ोसी जितनी बार अटेम्प्ट लिए कभी नहीं जीतता, क्योंकि वो फायर कंट्री। आप देखेंगे तो वो सिर्फ वॉर की बात हो रही है, कहां पे ग्रोथ की बात हो रही है? वहां पे ना ऐसा एंजॉयमेंट आप देखेंगे, ना देखेंगे कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, बस लड़ने के लिए बने। तो जब आप देख रहे हैं कि वाटर हमेशा फायर से जीतेगा। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो एलिफेंट के ऊपर जब अटैक होता है शेरों का, तो बहुत मुश्किल है कि शेर जीत पाए। राइट। बहुत मुश्किल है। और शेर अगर है और हिरन सामने खड़ा है तो बड़ा आपको पता है कि कौन जीतने वाला है यहाँ पे। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाली है? थोड़ा सा माइकल से कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर मैं इस पे कमेंट करना चालू करा। नहीं, अच्छा, आपने अभी बताया कि हमें वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसको। जी। आपने बताया कि जो बॉडी फ्रेम से हम जज करेंगे, तो फायर वाला एथलेटिक हो गया, मीडियम फ्रेम बेसिकली, और वाटर वाला थोड़ा हैवी फ्रेम हो गया, और एयर वाला हमारा लाइट फ्रेम, सूखी हड्डी से हम बोलते हैं, सिंगल चेचेस। तो और क्या होते हैं इसमें? देखिए क्या होता है, ये बड़ा एक दो लेवल की एनालिसिस होती है। एक तो फिजिकल लेवल से एनालाइज कर लेना, फिर सेकेंड लेवल उससे पूछ के उसके बारे में उसकी अप्रोच क्या है लाइफ के प्रति, उसके थ्रू एनालाइज कर लेना। जैसे मान के चलिए फिजिकली में अगर मैं बात करूं तो मीडियम बिल्ड फायर का हो गया, उसके पॉइंटी टीथ होते हैं। ठीक है। उसकी स्किन ऑयली होती है। ठीक है। अगर मैं सेकेंड लेवल की बात करूंगा तो वो हमेशा भविष्य के बारे में सोच रहा होता है, इन फ्यूचर रहेगा। हाँ, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है कि नहीं आगे ये करेंगे। उसका अप्रोच क्या होता है, जेब में 500 और काम करेंगे 5000 वाला। ये फायर का अप्रोच है। वाटर का अप्रोच ये होता है 500 है, 50 रुपए का काम करेंगे, 450 सेफ रखेंगे सिक्योरिटी के लिए। तो सेविंग्स करता है वो सेविंग करता है। और एयर के पास तो पैसा टिकता ही नहीं है। हाँ। ये वो लोग हैं कि भैया आया गया पता ही नहीं चला कहां गया, भैया कमाया तो बहुत कुछ है, कुछ नहीं। तो अप्रोचेस हो जाती हैं इन लोग की लाइफ के प्रति। ठीक है। अब जैसे मान के चलिए, जैसे मैंने बताया था ना कि किसको कौन सी बीमारी होगी, इससे भी प्रकृति से एनालाइज करके बताया जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी फायर एलिमेंट वाले होते हैं उनको यूजुअली हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। देखिए कहीं कहीं लिखा नहीं है ये चीज, ये मैंने जो ऑब्जर्व किया प्रकृति पे बारे में, ये मैं उस पर कमेंट कर रहा हूं। तो जितने भी फायर एलिमेंट वाले होते हैं उनके हार्ट में इश्यूज होते हैं। ठीक है। जितने भी एयर एलिमेंट वाले होते हैं उनको मानसिक इशू होते हैं, पागल होकर मतलब डिस्टर्ब होकर उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपने माइंड को इतना ज्यादा यूज कर चुके होते हैं। और जितने भी वाटर वाले होते हैं उनकी बॉडी में वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो ओबेसिटी कह सकते हैं उसको। यस, ओबेसिटी हो जाता है, उनके बॉडी ऑर्गन्स में पानी भरने लगता है, ट्यूमर्स हो गए। यस, ओके, ठीक है। तो इससे आप एनालाइज कर सकते हैं। अब फायर वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, उनके गोल्स कभी कंप्लीट नहीं होने चाहिए। गोल्स कभी कंप्लीट नहीं होने चाहिए। तो यानी अगर एक हमने माइलस्टोन अचीव कर लिया तो नेक्स्ट माइलस्टोन उससे पहले रेडी होना चाहिए। उससे पहले रेडी होना चाहिए और इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका लाइफ टाइम चला जाए। ओके। अब आप देखेंगे जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही, जितने भी फायर लोगों ने जो अपने गोल्स अचीव करे, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि उनको जल्दी फिर बुला लिया जाता है ऊपर। अच्छा। हाँ, अब मैं इसमें क्या कमेंट करूं, अपने सबसे बड़े इन्वेस्टर शेयर मार्केट में हम लोग बहुत अच्छा नाम उनका जानते हैं। जब से उनकी एयरलाइन आई तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर मेरी एयरलाइन हो गई तो मेरा सपना कंप्लीट। वो अपनी फ्लाइट से बैठ के अपने घर पहुंचे और 2 दिन बाद उनको हार्ट की बीमारी हुई और वो चले गए। ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब जब फायर का उसका कंप्लीट हो जाता है टास्क, तो उसको लगता है कि नहीं भगवान उसको बुला लेते हैं। देखिए फायर क्या है ना, ट्रेन का इंजन है, वो जितना तेज दौड़ता है उसके साथ इतने पीछे डब्बे लगे रहते हैं। ओके। अब क्या है, फायर के साथ क्या है, ओनली 5% अवेलेबल है।
अगर जितनी भी पॉपुलेशन होगी सिर्फ 3 से 5% ही फायर एलिमेंट वाले लोग हैं। ये वही हैं जो धंधा करते हैं, ये वही हैं जो स्टार्टअप्स करते हैं। ओके। आपने सुना होगा ना कि 90 to 95% स्टार्टअप Fail सारे होते फेल हैं। होते हैं। वो सारे वो वाले स्टार्टअप फेल होते हैं जिसके पीछे बिहाइंड द सीन जो हेड है वो फायर एलिमेंट का अगर नहीं है अगर नहीं है। ओके। तो हम लोग जो एलिमेंट्स के द्वारा ये तक डिसाइड कर सकते हैं कि ये व्यक्ति को ये प्रोफेशन सूट करेगा, ये इस बिजनेस लाइन में ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो यानी फायर वाले अगर बिजनेस में जाएंगे तो उनको सूट करेगा वो। फायर वालों के लिए अगर मैं मोटी मोटी कैटेगरी दूं तो एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, फैक्ट्री, रियल एस्टेट, ये सब फायर वालों को दिए गए हैं। तो एक ही प्रकृति एक ही होती है, इसकी बैकअप भी कुछ होता है? ठीक है, इसमें देखिए टोटल 6 प्रकार की प्रकृति होती है। अब Okay. थोड़ा सा बेस अपना बिल्ड हो गया तो मैं थोड़ा सा डिवीजन में जाता हूं इसका कैसे होता है। देखिए कोई व्यक्ति 100% फायर नहीं होता, वो कॉम्पोजिशन होता है तीनों एलिमेंट का। Okay. देखिए किसी भी व्यक्ति के अंदर अर्थ और स्पेस सबका बराबर है, पृथ्वी सबकी बराबर है, क्लाउड Space सबके पे स्पेस बराबर सबकी बराबर है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, ये सबके लिए फिक्स्ड है। जब इसमें कोई वेरिएशन होता है तो वो नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं जी रहा होता है, या तो वो बहुत ज्यादा नशे में जा चुका होता है, बहुत अलग अलग चीज होती है, वो नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं जीगा। तो उस केसेस के बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करते, वो कभी और के लिए रख लेंगे। तो ये 2 एलिमेंट सबके फिक्स्ड है। अब जो वेरिएशन होता है ये इन 3 एलिमेंट्स में होता है, फायर, एयर और वाटर। तो इससे कॉम्पोजिशन पता चलती है। जैसे श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है ना कि वो 33 थे, उनके पास फायर भी 33.33, एयर भी 33.33, वाटर भी 33, तीनों इक्वल थे। तभी उनसे बड़ा किसी ने युद्ध नहीं लड़ा, तभी उनसे बड़ा किसी ने रोमांस नहीं किया, तभी उनसे बड़ा किसी ने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई कंट्री को चलाने के लिए। और श्रीमद् भगवत गीता जब ऐसा ज्ञान बोला तो आज भी उसको पढ़ा जाता है। हर चीज में वो अल्टीमेट थे। लेकिन क्या होता है, वो बड़ा रेयर कॉम्पोजिशन है कि कभी किसी का 33 आए, मिल जाएगा। ठीक है, ये नहीं होता। यूजुअली क्या होता है, 2 एलिमेंट सबसे ज्यादा प्रधान होते हैं। ओके। जैसे किसी के लिए कह सकते हैं अगर 100% का रेशियो माना जाए तो 50% फायर हो गया, 30% एयर हो गया, तो इस व्यक्ति को कहेंगे फायर एयर। ओके। और 20% वाटर है तो उसको हम लोग क्योंकि बहुत मेजर एलिमेंट नहीं है तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर उसकी लाइफ में फायर प्रकृति वाली चीज करेगी और एयर प्रकृति वाली चीज। तो ऐसे ही तीनों एलिमेंट के 2 सब डिवीजन हो जाते हैं। जैसे एयर फायर, एयर वाटर, फायर एयर, फायर वाटर, वाटर फायर, वाटर एयर। तो अभी हमने बात करी फायर की, आपने मेजर ट्रेड्स बताए। जी, जी। तो फायर एयर वाला क्या करेगा, क्या कर रहा होगा, जी, जी, जी। और वो सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? परफेक्ट है। अब मैं इसको बस थोड़ा सा इसमें डीले कर दूं। ये जो 6 सब डिवीजन आए अपने पास, इसीलिए अपने यहाँ छठ दर्शन कहा जाता है। अपने शास्त्रों में जो कहा जाता है ना छठ दर्शन, 6 तरीके से ही दुनिया देखी जा सकती है, 7वां तरीका नहीं। क्योंकि सबका पर्सपेक्टिव देखने का अलग अलग होगा। 6 ही पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। हम लोग को लगता है कि ओपिनियन बहुत अलग अलग आने वाली है, नाना। एक्चुअली अपने जो शास्त्र है, अगर इसको हल्का सा सब डिवाइड किया जाए तो शासन करने के अस्त्र, राइट, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, शास्त्र हो गए शासन करने के अस्त्र। अब हम लोग शास्त्र को यूज करके अपने आप को कॉन्कर कर सकते हैं। भाई अगर आप देखा जाए तो अपने जितने सेंसेस हैं हम लोग तो उसके गुलाम ही है ना, बिल्कुल। सभी लोग उसके गुलाम हैं। लेकिन शास्त्र को यूज करके आप इनको कॉन्कर कर सकते हैं, आप अपने ऊपर शासन कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं। जैसे नहीं वेदों में कहा गया कि 2 चिड़िया डाल पे बैठी हुई हैं, एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को देख रही है। तो वेदों में ऐसे डिस्क्रिप्शन किया गया है आत्मा और शरीर का कि आत्मा शरीर को बस ऐसे देख रही है। ठीक है, तो क्या है ना, शासन करने के अस्त्र हैं अपने शास्त्र। आप अपने आप पे शासन कर सकते हैं, आप दुनिया में शासन कर सकते हैं। आज इनको अगर हम देखा जाए तो बस टर्मिनोलॉजी बदल गई और इसको एसओपीज करके आ गया और सिस्टम्स के नाम दे दिए गए। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, शासन करने के अस्त्र हैं। अब क्या है, ये जो अस्त्र हैं अपने, ये डिफरेंसेस में बात नहीं करते, कॉमनैलिटीज पे बात करते हैं कि भैया ये एक सर्टेन सेक्टर ऑफ पीपल हो गए जो ये काम कर सकते हैं, ये वाले काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। अब जैसे जो मैं फायर का आपको बता रहा था, तो जितने भी सक्सेसफुल, जिसमें द ग्रेट लगा, जिस राजा पे द ग्रेट लगा, उसके आप देखेंगे तो मंत्रिमंडल बहुत स्ट्रांग होता था। जैसे द ग्रेट अकबर, यस, उसके यहाँ 9 रत्न की बात होती थी, रत्न जो उसके एडवाइजर होते थे बेस्ट के। तो जैसे मैंने बताया ना, फायर को एयर चाहिए होता है, ठीक है। फायर इज अ क्रिएटर, क्योंकि मैंने फायर को ब्रह्मा से रेफरेंस दिया है, वो क्रिएट करता है। क्रिएशन कैसे होगा वो एयर बताता है। अच्छा, बैक्ड बाय नॉलेज, बेसिकली बैक्ड बाय नॉलेज। एनी क्रिएशन इज ऑलवेज बैक्ड बाय नॉलेज। अब इसको संभालेगा कौन, तभी कहा जाता है पालनहार विष्णु, प्रिजर्वर।
वाटर हमेशा उस सेटअप को संभालता है। तो तभी क्या है ना, अप्रोच क्या ली जाती है। अगर आप अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करेंगे तो वो एक शहर को कॉन्कर करता था, कंट्री कॉन्कर करता था, अपने वाटर लगा के आगे बढ़ जाता था। ही डिडंट स्टे कि संभालेगा पूरा। तो जितने भी फायर एलिमेंट वाले होते हैं, जब उनको संभालने की बात आ जाती है, दे आर वेरी फेलियर इन दैट। वो क्रिएट तो कर लेते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन संभालने की ड्यूटी वाटर को देनी चाहिए। तभी अगर हम लोग इन नियमों का और इस दृष्टिकोण का अगर पालन करें तो आप देखेंगे वी कैन क्रिएट सिस्टम्स, वी कैन क्रिएट बिजनेसेस, वी कैन क्रिएट एनी स्टार्टअप जो कंसिस्टेंट होगा, रेगुलरली ग्रो कर रहा होगा, और किसको क्या पता है उसका रोल डिसाइडेड होगा। बिल्कुल। आपका जो क्वेश्चन था कि फायर एलिमेंट वालों के लिए, तो देखिए फायर एयर जो मैंने आपको कैटेगरी बताई, इसमें फायर में 2 कैटेगरी हो गई, फायर एयर और फायर वाटर। बिल्कुल। तो जितने भी फायर एयर वाले होते हैं, अगर आप देखेंगे तो उनका जो अप्रोच होता है वो नॉलेज पे बेस्ड होता है। ओके। वो स्टार्टअप्स जितने भी कर रहे हैं वो फायर एयर वाले करेंगे, जो नॉलेज बेस्ड स्टार्टअप्स होते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज किया, वो सारे फायर एयर। एंटरप्रेन्योरशिप फायर एयर को दी गई है। रिसोर्सेज का मूवमेंट बिल्डर फायर वाटर को दिया गया है। जो बिल्डर्स हैं, जो फैक्ट्रीज लगाते हैं, फैक्ट्रीज, राइट, बिल्डर्स, ये फायर वाटर को ट्रेड दिए गए। ओके। तो बेसिकली हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स में, रिसोर्सेज को जो क्रंचिंग करके कर रहे हैं, वो फायर वाटर को दिया गया। फायर वाटर हो गए, और जो नॉलेज डोमेन के हो गए वो फायर एयर के हो गए। अब आप देखेंगे तो हवा से पैसा क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी टोयोटा को टेस्ला ने कार्बन क्रेडिट सेल करी, ना कहीं ने किसी कुछ प्रोडक्ट बेचा, ना कुछ हुआ, पता लगा इतने $1 मिलियन की कार्बन क्रेडिट सेल हो गई। फायर एयर वाले देखेंगे तो नई चीजें बिल्कुल हवा से क्रिएट कर रहे हैं। आप ऐसे आइडियाज उनको दिख रहे हैं जो एग्जिस्टिंग है, लेकिन वो ऐसा बिजनेस माइंड उसमें लगा देते हैं कि अलग ही क्रिएशन कर देते हैं। उनको हर चीज में धंधा दिखता है। दे आर वेरी गुड एट। अगर देखिए क्या होता है ना, एयर वाले के साथ सबसे बुरी कमी ये है कि वो अपने जो मेहनत का पैसा नहीं मांग पाता। तभी आप देखेंगे तो जितने एयर वाले होते हैं सबको थायराइड की समस्या होती है। मेजरली जितने भी एयर वाले होते हैं, क्योंकि सबकी बात यही जाके अटक जाती है, वो आगे बोल ही नहीं पाते। वो आगे बोल नहीं पाते। तो जितने भी एयर हो, मेजॉरिटी ऑफ एयर वालों को देखिए, कोई साइंस के तत्व नहीं है इसके, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैं आप लोग अगर जो व्यूअर्स हैं इस पे कंक्लूजन करें, मैं उस कंक्लूजन पे बेस नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ मेरी ऑब्जर्वेशन रही, क्योंकि एयर वाले अपनी बात गले तक ही हटका लेते हैं। मैं खुद एयर हूं तो देखिए मेरे भी कई बार, अब क्या है ना, मेरे सिस्टम्स गुरुजी ने बनवा दिए, ठीक है, तो उसके चक्कर में मैं अपने पॉइंट को रख पाया। लेकिन हमेशा फायर की दी हुई एडवाइस पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी काम आती है। बाकी कुछ काम आए ना आए, पैसा जरूर कमा देगी। पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी काम आती है। तभी आप देखेंगे जिस घर में फायर नहीं होता, या तो किसी फायर का उस घर में हाथ होता है, वो इन्वॉल्व होता है उसके घर के फ्लरिशिंग के लिए, ठीक है। अब एयर वालों के लिए जो कैटेगरी हो जाती है, इसमें भी 2 कैटेगरी हो गई, एयर फायर और एयर वाटर। तो एयर फायर क्या होता है ना, बहुत अच्छा कंसल्टेंट होता है। ओके, ही इज गुड एट कंसल्टिंग, क्योंकि क्या होता है ना, वो फायर से ऐसे बात करता है जो उसको समझ में आती है। मैं थोड़ा सा फायर की लिसनिंग कैपेसिटी में भी अभी आऊंगा। तो एयर फायर के लिए यूजुअली जो कहा जाता है वो आर्टिस्ट है, वो कंसल्टेंट्स हैं अच्छे। और एयर वाटर के लिए कहा जाता है यूजुअली जो प्रोग्रामर्स होते हैं। ओके, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो लाइब्रेरियन होते हैं, जो रिसोर्सेज की नॉलेज रखे होते हैं, वो एयर वाटर के प्रोफेशंस हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग वाटर की कैटेगरी में भी। एक बार इस कैटेगरीज प्रोफेशन वाइज हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। वाटर एयर जो होता है वो अच्छा टीचर होता है। अच्छा टीचर होता है, यस। ओके। जितने भी टीचर अपनी प्रोफेशन को एंजॉय कर रहे होते हैं वो सारे वाटर एयर के होते हैं। हाँ, वो अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। जितना भी वाटर फायर है वो सिक्योरिटी सर्विसेज से रिलेटेड काम करता है। जैसे मान के चलिए आपके नहीं प्रोटेक्शन सर्विसेज होती हैं, सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन भी एक तरीके से ट्रेड, आप फायर वाटर फायर का ही ट्रेड कह सकते हैं। तो ऐसे हम लोग प्रोफेशंस को डिसाइड कर सकते हैं। ओके, हाँ, राइट। अब जैसे मान के चलिए जब गांधी जी के 3 बंदर का जो डिस्क्रिप्शन है, तो आप देखेंगे तो एक बंदर ऐसे कान में हाथ रखे हुए है, एक मुंह में हाथ रखे हुए है, एक आंख में आंख रखे हुए, ठीक है। तो आप देखेंगे जो फायर एलिमेंट वाला है वो गांधी जी का ये वाला बंदर, वो देख तो रहा है और बोलता है, सुनता नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो फायर वाले क्या है ना, वो वाला गांधी का बंदर है जो देख रहा है और बोल रहा है, सुनता नहीं। ठीक है, उसको जो अपने पॉइंट्स चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो बड़े क्रिस्प फॉर्म में चाहिए। वो जो शुरुआती 5 या 6 लाइनें होती है ना, बस उतने में वो सारी कथा जान चुका होता है। वो गा चुका। एंड उसका क्या होता है ना, उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। वो जाके एक बार अगर देख ले तो क्लिक हो जाता है। वो अगर आप पॉइंट वाइज पूछेंगे तो वो फोटोग्राफिक मेमोरी से याद करके बताएगा। ठीक है, यूजुअली फायर एलिमेंट वाले जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो एक ये भी ट्रेट है रिकॉग्नाइज करने का कि वो जो मैथ्स में अच्छा होता है, यूजुअली फायर इज वेरी गुड एट मैथ्स। ठीक है, अब आ जाते हैं गांधी जी के ये वाले बंदर के ऊपर, जो बोल नहीं रहा, जो देख रहा है और सुन रहा है, सब कुछ रहा है, बोलता नहीं है। तो एयर क्या होता है ना, थोड़ा सा हेजिडेंट होता है अपनी चीजों को लेके। वो अपनी बात बोल नहीं पाता, उसके पास ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन वो बात यहाँ पे आगे टकती है उसकी।
ठीक है, थोड़ा सा हेजिटेंट रहता है, ठीक है, शर्माता है, ठीक है, लेकिन हाँ आर्टिस्ट भी एयर है। तो जितने राइटर्स हैं वो सारे एयर अपनी बात को पेन के थ्रू लिख देते हैं, जी जी। अब वाटर वाला जो एलिमेंट है वो आंख में पट्टी बांधे हुए है, तभी धृतराष्ट्र के लिए वाटर एलिमेंट का रिलेशन रखा जाता है। अभी मैं महाभारत और मूवीज के एग्जाम्पल देके आप लोग को और प्रकृति में कैसे हम लोग जाने और डिटेलिंग कैसे करी जा सकती है, क्योंकि देखिए इसके कोई शास्त्र नहीं है, सिर्फ एक सोर्स भगवत गीता है, एक उससे आप समझ सकते हैं, और बाकी जो रियल लाइफ में है आप उसके थ्रू जा सकते हैं। तो धृतराष्ट्र के लिए कहा जाता है इसको दिखता नहीं, सुन रहा था, बोल रहा था, उसको दिख नहीं रहा था कि उसके शासन में हो क्या रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप भी आप एलिमेंट्स के द्वारा डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो फायर एलिमेंट वाला ही अपनी वो अपने तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप करेगा। जैसे इलॉन मस्क को आप फायर अप्रोच ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। स्टीव जॉब्स की अगर आप बात करेंगे तो एयर अप्रोच ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर आप देखें तो उन्होंने मेजरली डिजाइनिंग में फोकस किया, डिजाइनिंग में फोकस था। तो स्टीव जॉब्स वाज द अप्रोच ऑफ एयर एंटरप्रेन्योरशिप। वाटर एंटरप्रेन्योरशिप अपने इंडिया के ही अंबानी जी हैं, जो आप देखेंगे तो वाटर एंटरप्रेन्योर बड़ा स्टेबल धंधा करते हैं, रिसोर्सेज में ज्यादा काम करते हैं और ठहराव वाले धंधे हैं उनके। वो ऐसे वाले धंधे नहीं कि आप एक वेव आई और उनके क्रम्बल हो गए, वैसे वाले नहीं। तो वाटर क्या होता है ना, सेविंग करता है, बहुत प्रिकॉशियस रहता है अपने एक्सपेंसेस के बारे में। तो बड़ी सटीक उनके जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस। अब आप सोचिए एयर कंजूस होता है बहुत ज्यादा, तभी वो जितना भी कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हैं सारे एयर एलिमेंट को दिए गए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो इवन फीसीज के में कंज्यूम, क्योंकि उसने हैबिट बना ली होती है ना कि हर चीज कम रोक के देनी है, तो उसकी फीसीज में भी इश्यूज आने लगते हैं। तो जितने भी एयर एलिमेंट वाले हैं प्लीज आप लोग ट्राई करना बंद कर दीजिए, आप लोग के पेट खराब ही रहने वाले हैं। ठीक है, आप लोग चाहे जितना कब्ज की दवाइयां खा लें या चित्ता चूरन खा लें, सॉरी आप लोग का नहीं सही होने वाला। ठीक है, तो कायम चूरन मत खाइए। ठीक है, तो क्या होता है एयर वालों को हमेशा डाइजेशन का इश्यूज रहता है, बेचारे एंजाइटी पे रहते हैं। क्योंकि क्या है ना, मेंटल इतनी ज्यादा तेज जा रही है, सबसे ज्यादा एंजाइटी भी एयर वालों को होती है। देखिए जो बीमारियां भी हैं वो ऐसी है, एयर वाले को एंजाइटी होती है, वाटर वाले को डिप्रेशन होता है, और फायर वाले को पैनिक अटैक पड़ता है। तभी हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए फायर वाले को क्या है ना, वो भविष्य की ऐसी बात कर रहा है जो किसी ने देखी नहीं, ना सोची ना समझी, बस वही देख पा रहा है। इसीलिए आपको जान की हैरानी होगी, शास्त्रों में फायर वालों को झूठ बोलना भी अलाउड किया गया। अच्छा, ये कहां पे? फायर वाला क्योंकि वो चीज देख रहा है जो उसको समझाने के लिए आज झूठ बोलना पड़ेगा। ओके, तो आज के हिसाब से तो वो झूठ हो जाएगा, लेकिन वो उसके लिए सिर्फ अलाउड है। फायर वाला अगर झूठ बोलता है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि नहीं उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन हाँ अगर एयर एलिमेंट वाला झूठ बोलता है तो आप देखेंगे बड़ा एंजाइटी में चला जाता है, उसको गिलानी हो जाती है, उसको गिलानी हो जाती है, और वाटर वाले का झूठ पकड़ जाता है, तो उसका जितना भी अटेम्प्ट होता है झूठ बोलने का वो पकड़ जाता है। एयर वाला झूठ बोल नहीं पाता, उसको देखेंगे तो अगर वो झूठ बोल रहा है उसकी शक्ल में उसके 12 बज जाते हैं कि भाई साहब हमने गलत बोल दिया, हमारे साथ पकड़ जाएंगे ना, उसके फियर फैक्टर रहता है। अगर डरता है तो एयर डरता है। वाटर अगर परेशानियां होती हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंटली उतरता है। जब अगर घर में परेशानी हो गई तो वाटर बड़ा अच्छे से उतरेगा, होल्ड करके रखेगा, सबको संभाल लेगा। ठीक है, और फायर की अप्रोच देखिए क्या होता है ना, ठीक है गया तो गया। देखिए क्योंकि फैक्ट्री वालों को जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि फायर वालों को दी गई है, देखिए फैक्ट्री बड़ी चैलेंजिंग प्लेस है, आती है लिटरली वो। और वहां पे मैंने फैक्ट्री वालों को देखा कि 6 लोग के हाथ कट गए, अरे चले कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट की रेड आ गई, आया नहीं कोई बात नहीं, फैक्ट्री का शेड जल गया, आया नहीं कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं पे खड़े हुए। तो ये जो फायर का अप्रोच है, कोई बात नहीं, यस इट इज वेरी मच एडवांटेजेस फॉर रनिंग फैक्ट्री। जितने भी एयर वाले, जितने भी वाटर वाले, क्या देखा ना, मैंने देखा फैमिली डिवीजन हुआ, सेपरेट हुई, एक भाई को फैक्ट्री मिल गई, लॉस, उससे पहले प्रॉफिट चल रहा था। डिवीजन होने के बाद जब ये डिवीजन होता है ना, तो जो ये एलिमेंट्स की जो नॉलेज है, ये भाइयों की फैमिली सेपरेशन में तो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, जरूरी है। अब देखिए क्या होता है, इसमें प्लानिंग करी जाती है। अब मेरी एक मतलब 300 करोड़ के एसेट्स की डिवीजन था, तो ऑब्वियसली हारने वाली पार्टी ही कंसल्टेंट को बुलाती है। ठीक है, उस समय जो लूजिंग पार्टी थी, तो जो अप्रोच ली कि सामने वाला एलिमेंट कौन सा था और यहां से कौन बात रखेगा, उस पे गेम प्ले किया गया। कैसे?
सामने वाला फायर था, तो जो पॉइंट रखने की बात हो रही थी वो वाटर से रखवाई गई। ओके। प्लस उसमें हम लोगों ने वास्तु के भी कुछ पैतरे अपनाए थे, क्योंकि जहां पे मीटिंग हो रही थी वहां पे ग्रैस पत्ता को एक्टिव कर दिया गया था। ये और थोड़ा एडवांस वास्तु की ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन हाँ, प्रकृति का जो रोल प्ले किया था, प्लस वास्तु की बैकिंग थी, वास्तु एस्ट्रोलॉजी की बैकिंग थी, उसमें उनको टैटू भी लगवाए गए थे। अलग अपने अपने जो मेथड्स होते हैं कंसल्टेंट्स के, वो तो अपने अलग है, लेकिन हाँ, ये चीज डिसाइड करी जा सकती है। अब जैसे क्या होता है ना, प्रकृति का यूज सबसे ज्यादा कहां पे आ जाता है? कॉर्पोरेट हायरिंग में। अभी जब मैं बैंगलोर में था तो मेरा मेन काम यही था, क्योंकि वहां पे हायरिंग में क्या होता है ना, जब एक पोजीशन पे हायर किया जाता है टॉप लेवल पोजीशन में, तो क्या होता है, इतना एक्सपेंस लग चुका होता है उस हायरिंग के लिए, इतना अप्रोच जा चुका होता है, इतना टाइम जा चुका होता है, तो एक रॉन्ग हायरिंग एक बिजनेस को गलत दिशा में भी ले जा सकती है। तो क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू द रोल आपको अपने अपने उस एलिमेंट वाले लोग अपनी उस पोजीशन में हायर करने चाहिए। जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट का स्किल वाटर का सबसे अच्छा है, जिस तरीके से एफिशिएंटली वो रिसोर्स मैनेज कर लेगा, ये दोनों नहीं कर पाते। उसको तो अंदाजा ही नहीं होता, फायर को अंदाजा नहीं होता है, हाँ यार प्रॉफिट हो रहा है, बस ये पता है, एयर कागज में लगा रहता है, लेकिन वाटर का बहुत अच्छा अप्रोच रहता है रिसोर्स हैंडलिंग में। किसी भी चीज की एडवाइजिंग के लिए एयर का रोल आ जाता है। देखिए, इसीलिए जो काम होता है कॉर्पोरेट में, जिस टाइप का काम उसको हायर करना है, यस क्वालिफिकेशन जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हाँ, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, क्या वो उसके लिए एट ईज रह पाएगा। देखिए, सारे मोटिवेशनल स्पीकर मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपना भारतीय अप्रोच ऐसा नहीं था। अपना भारतीय अप्रोच ये था कि भाई तू इसके लिए बना है और तू ये कर, तू ज्यादा कंफर्ट जोन और इस सब की जो ये आजकल नए टर्म्स आ गए हैं, लाइफ बिगिंस व्हेन यू मूव आउट, सक्सेस हैपन व्हेन यू मूव आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, है ना, ये सब हम लोग की अप्रोच नहीं थी। हम लोग की अप्रोच क्या होती थी, आपको जान के हैरानी होगी, जो पहले आप लोग के यहाँ सिस्टम होते थे, जब बच्चा नहीं क्रॉल करने लगता था, तो उस स्थिति में उसको एक कमरे के अंदर छोड़ा जाता था। ये सबसे पहला अपना सिस्टम होता था प्रकृति को समझने का। जब वो क्रॉल करने लगता था तो उसको एक रूम के अंदर छोड़ा जाता था। 3 आइटम रखे जाते थे, एक खाने का आइटम रखा जाता था, एक तलवार या गोली रखी जाती थी, या एक पेन या किताब रखी जाती थी। बच्चा जो जाके पकड़ लेता था, उससे ये एनालाइज हो जाता था कि बच्चे की स्वभाव ये है। अगर उसने किताब और पेन पकड़ी तो वो एयर एलिमेंट का है, जिसने खाने का सामान पकड़ा वो वाटर एलिमेंट का है, जिसने गोली और तलवार पकड़ी वो फायर एलिमेंट का है। जब ये पता चल जाए कि ये मधुमक्खी है, तो उससे शहद बनाने का ही प्रोसेस कराइए ना, उसे सिल्क बनवाने की कोशिश मत ना कराइए, वो बना नहीं पाएगा और बेचारा कंफर्ट जोन से बाहर की मोटिवेशन स्पीकर का सुन सुन के और खत्म ही होने वाला है। क्या ही करेगा लाइफ में। पीढ़ा की सबसे पहली शुरुआत खुद से होती है। तो प्रखर, सबसे आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बट हमारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को और इवन यहाँ पे बैठे हुए सभी टीम मेंबर्स को ये क्यूरियोसिटी हो गई है कि अपनी प्रकृति पहचाने कैसे। बॉडी फ्रेम तो चलो एक हो गया, अब ये भी हो सकता है कि भाई मैंने बहुत खा लिया किसी चक्कर में, अब मैं मोटा हो गया, पर मेरी प्रकृति हो सकता है ना हुई ये वाली। तो और कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स से हम अपनी प्रकृति को पहचान सकते हैं? थोड़ा सा मैं डिटेलिंग इसमें करता हूं कि प्रकृति सिर्फ शादी के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डिसीजन के लिए नहीं। जब भी व्यक्ति अपने स्वभाव से डिस्ट्रैक्ट होता है, तो सबसे बड़ा उसका जो नुकसान होता है वो होता है फाइनेंशियल नुकसान। देखिए, अपने जो कंसल्टेंट हैं, अपना एक धुरी पे, एक पॉइंट पे हम लोग घूमते हैं। अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी में फोकस करते हैं तो बॉक्स 2 में फोकस करते हैं, पैसा कैसे आने वाला है इसका, ठीक है। वास्तु में भी अगर फोकस करते हो तो मेजरली बॉक्स 2 में। हमसे वो ना कहो कि नहीं हमारे लाइफ में बहुत वार्म ताजा है, लाइफ में बहुत कंफर्टेबल है, हम लोग उसके लिए मनी नहीं, हम लोग वो फोकस नहीं करते, हम लोग पैसे पे फोकस करते हैं। तो अगर मैं प्रकृति का अगर आप एस्पेक्ट बताऊं, तो व्यक्ति अगर जब भी डिस्ट्रैक्टेड होगा और अपनी प्रकृति को अगर नहीं पहचान पाया है, उसको फाइनेंशियल नुकसान होगा। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे एक एयर एलिमेंट के डॉक्टर हैं, ठीक है। अब उनकी जो कंसल्टेशन है इज 5 to 6 डॉक्टर इन दी वर्ल्ड जो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजरली बाहर से लोग उनके यहाँ आते हैं, एंड द टिकट प्राइस इज ऑल्सो हाई। 1 महीना उनके साथ ये हुआ कि कोई क्लाइंट नहीं आया, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज। वीडियो कॉल में हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने सामने से कॉपर बॉटल में पानी पिया। मैं तो जानता हूं उनकी प्रकृति क्या है। उन्होंने कॉपर बॉटल में पानी पिया, विच वॉज न्यू। तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये कब से यूज करने लगे? तो कहते हैं 1 महीने पहले बाबा जी आए थे, कहा थे कॉपर बॉटल लो, डाइजेशन बढ़िया हो जाएगा, ये हो जाएगा। एयर वालों का डाइजेशन मैंने बताया, वो सब सारे पैतरे ट्राई करते रहते हैं, सुबह गर्म पानी, ये पानी, वो होता नहीं सक्सेस। तो उन्होंने कॉपर बॉटल यूज करी थी ताकि डाइजेशन इंप्रूव हो जाए। अब क्या होता है, कॉपर बॉटल को हम लोग रजस से, फायर से एसोसिएट करते हैं। लाल रंग की चीज, मेटलिक, मंगल का कलर माना जाता है। तो कॉपर में रखा हुआ पानी राजसिक, फायर कैरेक्टरिस्टिक होल्ड कर लेगा, और जब आप उसको ड्रिंक करेंगे तो आपके बॉडी में वो फायर को बढ़ा देगा। फायर के बढ़ने में आप क्या हुए, डिस्ट्रैक्टेड हो गए, विकृति आ गई। विकृति, इसको हम लोग के शास्त्रों में और टेलीविजन में कैसे दिखाया गया, असुर।
जब हम लोग असुर देखते हैं तो हम लोग के माइंड में इमेज आती है कि काला ऐसे वो लगा होगा, एक सींग लगी होगी, या कंकाल लटके होंगे, एक ऐसी इमेज आती है माइंड में। बट एक्चुअली सिंपली अगर मैं इसको स्प्लिट करके बोलूं, इसको स्प्लिट करके बोलूं, असुर जो अपनी सुरता, अपनी रिदम में नहीं है, वो असुर हो गया। राइट। अगर एयर एलिमेंट वाला फायर में चला गया तो वो असुर हो गया, अपनी रिदम से भटक गया। ठीक है, डी ट्रैक हो गया। डी ट्रैक हो गया। तो सबसे पहला मेथड जो मैंने बताया कि जो बचपन में अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, एक तो पहला अप्रोच ये होगा कि अगर उन्होंने ये वाली एक्टिविटी करी होगी तो पहला मेथड है कि भाई आप ये एनालाइज कर लें। दूसरा मेथड ये है कि जिस चीज से आपको अर्थ आया, पैसा आया। ओके। देखिए पैसे का अर्थ का दो ही मतलब है, या तो रेलिवेंट आया, रेलिवेंस, या मनी। किस एक्टिविटी से आपको पैसा आया वो भी एक्टिविटी आपका एलिमेंट बता देती है। जैसे मेरा ज्ञान बिकता है, ओके। मेरी मेहनत कि मैं ये सुबह उठ के ये कर रहा हूं, वो नहीं सेल होती। मेरा ज्ञान बिकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं अपने आप को एयर एलिमेंट का बोलता हूं कि, और हाँ, एक बार जब हम लोग ये विधा सीख रहे थे तो हमको सबने कहा नहीं तुम फायर हो, तो हम भी फायर बन गए थे फायर। तो मैंने फायर की एक्टिविटी करना चालू करी। देयर इज अ मेथड टू मेंटेन योर एलिमेंट। मैं आप आगे बताऊंगा कि अपने एक बार प्रकृति को समझे कैसे और उसको मेंटेन कैसे करना है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो मैंने फायर की एक्टिविटी करना चालू कर दी। देखिए कंसल्टेंट्स का सबसे बुरी बात क्या है ना, हम लोग को समस्याओं से प्रेम हो जाता है। जब तक मैं अगर हफ्ते में समस्या ना सुनूं तो मुझको डिप्रेशन हो जाता है। किसी को समस्या नहीं है क्या लाइफ? हाँ, जब तक वो समस्या नहीं सुनी होती मैंने, और वो मेरा 1 महीना था जब मैंने फायर की मेथड्स करना चालू कर दिया था। मेरा 1 महीना 0 क्लाइंट, जो मतलब 6 साल 7 साल से मेरी प्रैक्टिस हो गई है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और वो 1 महीना क्योंकि मैं फायर एलिमेंट की चीजें करने लगा था, देयर आर सर्टेन मेथड्स, डिस्कस करेंगे हम लोग, वो मैं करने लगा था, मैं अपनी प्रकृति से डिट्रैक्ट हुआ और मैं असुर हो गया लोगों के लिए। ओके। आपको दिखने में वो सींग और काले वो नहीं लगेंगे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस पहचान जाता है कि ये व्यक्ति डिट्रैक्ट है, तो इससे काम नहीं करवाना है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं कैसे सबकॉन्शियस जानता है, तो अगर आप देखेंगे तो कर्ण की जब वार्तालाप हुई थी कृष्ण जी से, कर्ण लड़ रहे थे लगातार, तो आप ये वाली जो महाभारत की नई सीरीज आई थी तो आपने देखा होगा कि एकदम से आके टॉकिंग वाली सबकॉन्शियस लेवल पे वो लोग बात करने लगते। तो कर्ण कहते हैं कि यार हमको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, मैंने जितनी मेहनत करी, मैंने जो विद्या अर्जन करी, मुझको रिकॉग्निशन नहीं मिला, और इसके लिए मैं आज इस साइड से युद्ध कर रहा हूं। ऐसा वार्तालाप होती है। तो कृष्ण जी उनको बोलते हैं कि जिस चीज का तुम घमंड कह रहे हो कि तुमने कर्ण करा, वो तो आत्मा का गुण होता है, वो तो बाय डिफॉल्ट तुम सीख के आए थे, ऐसा नहीं कि तुमने अलग से सीखा। तो आत्मा जानती है, आत्मा आपके पास जन्मों कि कितने जन्म पहले क्या थे आप, वो सब जानती है। आप अभी क्या स्थिति में हो वो सब जानती है, और आपकी आत्मा पहचान जाती है कि यार उसको फिजिकल लेवल पे तो नहीं दिख रहे हैं वो सींगे, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल में उसको सामने वाले के ऊपर सींगे दिखने लगती है जब व्यक्ति असुर होता है। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट प्रकृति पे ना रहने पे आर्थिक लेवल पे पड़ता है। अब देखिए पहला मेथड मैंने बोला कि भाई आप मम्मी पापा से पूछ लीजिए, अगर उन्होंने वो टेस्ट किया होगा तो वो आप पूछ सकते हैं। दूसरा मेथड होता है कि किस चीज से आपको सबसे ज्यादा पैसा आया, किस चीज से आपको सबसे ज्यादा पैसा आया। ओके। अगर कोई भी एक्टिविटी आपके लिए स्ट्रेसफुल है, मतलब वो आपकी प्रकृति से नहीं है। ओके, ठीक है। आपके लिए एक्टिविटी वो एफर्टलेस होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं एयर वालों को घूमने का शौक रहता है, मैं महीने में 20 दिन बाहर रहता हूं, यही कोई दूसरा व्यक्ति कर दे तो उसकी सारी लाइफ और वो सब हिल जाएगी। अरे बाप रे, मेरा कंसल्टेंसी छोड़ने का एक मेजर रीजन था कि मैं घूम घूम के पागल हो गया था मैं। तो क्या है ना, मुझको घूमने में ही मजा आता है, वो मेरे लिए सहज है। अब मोटिवेशन स्पीकर आएगा, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नहीं अब मैं घूमना बंद कर दूं, तो ये अप्रोच गलत है। देखिए क्या होता था, जो वेस्टर्न अप्रोच ऑफ, जो आज भी हम लोग की एजुकेशन सिस्टम है, सारे वेस्टर्न अप्रोच बेस्ड है। तो वेस्टर्न अप्रोच में बाहर की चीजों पे स्टडी करा गया, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को स्टडी करा गया। अपनी जो ईस्टर्न अप्रोच है उन्होंने इंटरनल फैक्टर्स पे एनालिसिस करा। उन्होंने अपना ये एक स्टेटमेंट है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा अंदर वैसा बाहर। तो वेस्टर्न अप्रोच में क्या फ्लॉ आ जाता है ना, वो जैसे मार्केटिंग में आपने सुना होगा कस्टमर बाइंग डिसीजन, एक आखिरी में ब्लैक बॉक्स, 7-8 रीजन कह देते हैं, प्राइस, लोकेशन, ये, फिर आखिरी में कहते हैं ब्लैक बॉक्स, पता नहीं भैया कैसे डिसीजन ले रहा है वो। एक फैक्टर मार्केटिंग में, मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट था तो मैंने सीखा था कि भाई कंज्यूमर्स ब्लैक बॉक्स, उस पे वेस्टर्न ने ब्लैक कह दिया कि भाई पता ही नहीं क्या होता है। लेकिन ईस्टर्न ने इसमें बहुत ज्यादा काम किया। ईस्टर्न ने कहा कि भाई साहब बाहरी फैक्टर तो कंट्रोल कर नहीं सकते,
व्हाई डोंट कंट्रोल द इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, कई बार क्या होता है लाइफ में जो समस्या आती है वो बाहरी फैक्टर से नहीं, इंटरनल फैक्टर से हो जाती है। जैसा अगर भूचाल तुम्हारे मन में चल रहा है वैसा ही बाहर चलेगा। चाहे डायरेक्टर ने 300-350 करोड़ की मूवी लगा दी हो, आप बीवी से लड़के जाइए, मूवी बेकार ही लगने वाली है। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि अंदर भूचाल चल रहा है। आपकी अंदर की स्थिति कैसी है, उससे आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। ठीक है, अब पहला अप्रोच पेरेंट्स से पूछिए, दूसरा अप्रोच आपने जिससे अर्थ कमाया, तीसरा जो चीज आपके लिए कंफर्टेबल है। अब जैसे मुझको कहिए कि मैं देखिए फैक्ट्री वालों को कितना ग्रो किया, 5x 6x ग्रोथ आई इन ईयर, क्या मैं खुद की फैक्ट्री नहीं डाल सकता? मेरी हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल। और मुझको देखने में लग रहा होगा कि नहीं यार, इसने मतलब जो जहां से मैं आता हूं वहां से बहुत फैक्ट्रियां ग्रो कर रही हैं, लेकिन क्या मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि वो 100-100 करोड़ कमा रहे हैं, तो मैं क्यों ना फैक्ट्री डाल दूं? मेरे लिए अनकंफर्टेबल फैक्टर। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कई कमीशन एजेंट्स ने अपनी फैक्ट्री लगाई बिल्कुल, और वो सारा पैसा उड़ा के बैठ गए। तो क्या होता है ना, आपका कंफर्टेबल, आपके लिए सहज क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब जैसे क्या होता है ना, एयर वालों के अंदर से ज्ञान निकलता है। जैसे अगर मैं कहीं जाऊंगा, चींटी को भी देखूंगा तो कुछ इनसाइट्स आ जाती हैं। क्योंकि क्या है ना, जितने भी आप अगर देखेंगे तो इनको दार्शनिक कहा जाता था। ओके। दार्शनिक का मतलब दर्शन करने का तरीका। अपने यहां कहा जाता है कहां गए, वो दर्शन करने गए। इसको रिलीजियस एक्टिविटी से जोड़ा गया। दर्शन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप देख कैसे रहे हो चीजों को, ये समझिए। पर्सपेक्टिव। तभी अपने अप्रोच में कहा गया कि भाई पहले भगवान बाहर देखो, फिर अंदर देखने का एक्सपीरियंस तो हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं शक्कर का टेस्ट अनुभव करिए अंदर, तो एक बार मैंने बाहर टेस्ट करानी है ना आपको। तो दर्शन क्या है ना, बाहर देखने का तरीका आपका कैसा है। तो क्या होता है ना, काफी सॉर्टेड हो जाती है लाइफ। अगर मैं कहूं कि मैंने शेर के मुंह में हाथ रखा और उसने मेरा हाथ काट लिया, गलती किसकी? मेरी। तो क्या होता है ना, इससे लेट गो करना बड़ा आसान हो जाता है कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने बहुत स्टेटमेंट सुना, भाई हमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन हमारे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप नहीं समझ पाए सामने वाले की। इससे मेरे को ना पंचतंत्र की कहानियां भी याद आ रही हैं, सारी की सारी। टोटली अब वो समझ में आ रही है कि वो प्रॉपर्ली प्रकृति बेस्ड है, वो भी सारी की सारी। देखिए कितनी जो भी सक्सेसफुल, जो भी सुपरहिट मूवी होगी, वो सारी एलिमेंट बेस्ड ही होगी। जैसे अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं, आप सभी लोगों ने देखी होगी जिंदगी मिले ना दोबारा। ठीक है, उसमें 3 लोग दिखाए गए। बिल्कुल। ठीक है, एक ऋतिक रोशन दिखाया गया जिसको फायर से रिलेट करते हैं, पैसा स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहा था वो। ठीक है, एक अपना दिखाया गया फरहान अख्तर दिखाए गए, वो पोएटिक थे, आर्टिस्ट थे। ठीक है, और तीसरे अभय देओल दिखाए गए, वो इमोशनल होकर शादी करने में लगे थे जिसमें प्यार भी नहीं था। तो 3 एलिमेंट दिखा दिए गए। फायर ऋतिक, फरहान अपने एयर हो गए, और वाटर अपने अभय देओल। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको काउंटर्स बताए थे, तो ऋतिक का सबसे बड़ा फियर क्या था? अंडर वाटर। सबसे बड़ा फियर फैक्टर उसका था। सच्ची में। ठीक है, अब एयर का काउंटर क्या होता है, मैंने बताया था फायर। फरहान का फियर फैक्टर क्या था? ऊंचाई। स्काई डाइविंग उसका फियर फैक्टर दिखाया गया। वाटर का फियर फैक्टर क्या होता है? देखिए इसमें वाटर के फियर फैक्टर से, देखिए एयर की मौज वाली चीज होती है, वो भाग जाता है। जैसे भोलेनाथ का आप लोगों ने किससे देखे होंगे ना, जब भी पार्वती जी से लड़ाई वो भाग जाते थे। तभी जितने भी भोलेनाथ के मंदिर है वो सारे आइसोलेटेड प्लेस थे, क्योंकि वो लड़के भाग जाते थे। तो एयर के लिए कंफर्टेबल होता है। और मैंने आपसे कहा था ना, एयर काउंटर करता है वाटर को। अभय देओल के लिए फियर फैक्टर क्या था? भागना। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जितनी मूवीज हैं, और अगर आपने कैरेक्टर अगर एक एलिमेंट प्ले कर रहा है और वही अगर वो आखिरी तक प्ले कर जाएगा, उसी तरीके से काउंटर होगा, उसी तरीके से एक्टिविटी होगी, तो सुपर डुपर हिट जाती है मूवी। इसमें दूसरा एग्जांपल देता हूं, एक हॉटस्टार में सीरीज आई थी क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस आई थी, उसमें जैकी श्रॉफ होते हैं, फायर दिखाया गया। एक वो जो सामने वो जो एक दूसरी पार्टी दिखाई गई थी, काफी मोटे मोटे दिखाए गए थे। एक जैकी श्रॉफ दिखाए गए थे, एक मोटे मोटे दिखाए गए थे। आपको ऑब्जर्व होगा, जैकी श्रॉफ उस मोटे मोटे जो विलन था उसको डिफीट नहीं कर पाया था। किसने मारा? एयर ने जाके मारा। एक वो पतला सा फिगर दिखाया गया था जिसने जाके उसको काउंटर कर दिया था। आइडियली क्रिमिनल जस्टिस देखिए, बड़ा मजा आता है, अच्छी सीरीज, बढ़िया लगता है। अब आप देखेंगे तो RRR, जिसको सारे मतलब इंटरनेशनल लेवल में रिकॉग्निशन मिली। अगर आप देखेंगे तो उसमें फायर ऐसे दिखाया गया, वाटर ऐसे दिखाया गया, और एक हाथ ऐसे जुड़ते हुए दिखाया गया। राम को जो फायर दिखाया गया, दूसरा कैरेक्टर वाटर दिखाया गया। जब एक फाइट सीन आता है उसके पीछे ऐसा वाटर, ये वाटर आप देखेंगे तो डांस भी हो रहा होता है, तब भी वाटर जीतता है। रमोली ने एक एक एक्टिविटी में अगर पीटने वाली बात होती तो वाटर फायर को वहां पे डिफीट कर रहा होता है। और इनको जोड़ने का फैक्टर क्या होता है? एयर। एयर। ठीक है,
तीन एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि देखिए आप देख रहे होंगे तीनों एक दूसरे के काउंटर हैं, लेकिन दोनों को जोड़ने का काम भोलेनाथ करता है, एयर फैक्टर करता है। तभी आप देखेंगे भोलेनाथ के पास असुर भी जाते थे और देवता भी जाते थे, सब जाते थे, तामसिक लोग भी जाते थे, रजसिक लोग भी जाते थे, और दोनों को वो बैलेंस करके रखते थे। राइट। तो तभी आप देखेंगे तो RRR में तीनों की बात करी गई है। एक नेटफ्लिक्स में सीरीज है किंग करके, वो इंग्लैंड के राजा के बारे में दिखाई गई है। सबको अगर एलिमेंट की नॉलेज करनी है तो जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं वो देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, और आपको प्रकृति समझने का मौका मिल जाएगा। अब आप किंग पिक्चर में देखें, सीरीज है, शायद मूवी है, सॉरी किंग मूवी है नेटफ्लिक्स में, इंग्लैंड के राजा का दिखाया गया है। उसमें देखिए क्या होता है, एक तो फायर राजा दिखाया गया, उसका जो एडवाइजर है वो देखेंगे युद्ध से बाहर खड़ा रहता है, लेकिन सारा ज्ञान उसने राजा को दिया होता है कि ऐसे करो, और युद्ध का जब सीन आता है तो वो अपना बाहर खड़ा होता है और सारा राजा घुस जाता है, वो अपना दूर से बैठ के देख रहा होता है। ठीक है, इसके बाद उसी में जो राजा को सपोर्ट करने वाला होता है वाटर। देखिए वाटर का इंट्यूशन बड़ा हाई माना गया। अगर आप उस मूवी में देखेंगे तो वो कहता है कि आज मेरे जांघों में दर्द है, पानी बरसेगा। वो अब क्या होता है, वाटर का इंट्यूशन बड़ा एक्टिव होता है। तो जो तीसरा कैरेक्टर दिखाया गया है जो युद्ध में जाता है राजा को जिताने के लिए, वो वाटर होता है। कहता है आज जांग में दर्द है, पानी बरसेगा, तो आज युद्ध लड़ते हैं, यहाँ लड़ते हैं। उसकी स्ट्रेटजी प्लानिंग ऐसी थी। अगर आप देखेंगे तो ये मूवीज देख के मजा आता है। और जो जो मूवीज में जो कैरेक्टर है फायर, उसको पोर्ट्रे करा जा रहा है और उसने वाटर की एक्टिविटी कर दी फ्लॉप। अब सबसे ज्यादा अच्छा तरीका क्या है प्रकृति को रिकॉग्नाइज करने का, महाभारत देख लेना। ये जो अभी नई वाली सीरीज महाभारत की आई है उसमें आप देखेंगे तो युधिष्ठिर एयर, अर्जुन फायर और भीम वाटर। ओके, ठीक है, ये दिखाया गया। वहां से दुर्योधन फायर एलिमेंट था। दुर्योधन कहने वाली बात है, उस कोई फादर अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखता, सुर्योधन रखा गया था, लेकिन अपने माइंड में परसेप्शन डालने के लिए वो नाम में थोड़ा सा तब्दील करा गया, लेकिन वहां से फायर था। अब देखिए मैंने जब फैमिली डिस्प्यूट सॉल्व करता हूं तो एक फायर वहां पे जरूर कहता है कि नहीं हम इनको इतना भी नहीं देंगे। तो जब कृष्ण जी डील करने गए थे वहां पे, उनको पता था कि दुर्योधन का क्या रिएक्शन होने वाला है, तभी उसीलिए उनकी दुर्योधन की माता ने उनको श्राप दिया था, क्योंकि वो कह रही थी कि तुम चाहते कृष्ण तो रोक सकते थे। ठीक है, जब वो गए तो दुर्योधन डायलॉग बोले मैं एक सुई बराबर जगह भी इसको नहीं दूंगा। ठीक है, तो कृष्ण जी का जो अप्रोच दिखाया गया महाभारत में, वो तीनों तत्वों के ऊपर चले गए थे। तीनों तत्वों के ऊपर जाना, मगर आपको दिख रहा हो कि ये फायर है, अब ये यही करेगा, अब ये एयर है, अब ये करेगा, अब ये वाटर है, इसका रिएक्शन ये होने वाला है। जब ये स्थिति आ जाती है, यू नो हाउ एंड व्हेन एंड इन व्हाट वे टॉक टू अ सर्टेन एलिमेंट, आप तीनों तत्वों के ऊपर चले जाते हैं। आपको पता हो कि इसका मोटिवेटिंग फैक्टर ये है। जब मैं कॉर्पोरेट लेवल की वर्किंग कर रहा था तो क्या होता था, यार ये बंदा काम नहीं कर रहा, फाउंडर है लेकिन काम नहीं कर रहा, तो इसका मोटिवेशन फैक्टर क्या होगा वो मैंने उनको डिसाइड किया। आप प्रकृति के जान के सामने वाले का मोटिवेशन फैक्टर क्या होगा लाइफ में, वो कर सकते हो। यस, तो बेसिकली आप पूरे भी लाइफ के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप अगर समझ जाओ कि आपकी प्रकृति क्या है और सामने वाले की क्या है, तो आपको पता है कि उसको क्या काम देना है, कैसे बात करनी है, या फिर डायरेक्टली बात करनी भी है नहीं करनी, वाया करनी है। किसी को माध्यम डाल के करनी है। अब क्या होता है जब हम लोग प्रकृति पे क्लैरिटी ले लेते हैं, तो मैंने आपको मेथड बताया, आप महाभारत देखिए और वहां पे आपको जान के हैरानी होगी जब अर्जुन को जब कृष्ण जी समझा देते हैं, फिर अर्जुन को कहते हैं कि अच्छा बताओ पितामह की प्रकृति क्या है, तो कहते हैं सतत तमस, एयर वाटर, इनकी प्रकृति क्या है, तो अर्जुन बोल रहे हैं प्रकृति करके। तो ये पूरी अगर महाभारत में जो गीता डिस्क्राइब करी गई है वो तीन तत्वों को ही डिस्क्राइब किया गया है, इन तीन योग को डिस्क्राइब किया है, और इन तीन योग के पार कैसे जाना है कैसे डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए एक तो फिजिकल फीचर मैंने आपको समझाया, रिकग्नाइजिंग प्रकृति। हाँ जी, ठीक है, तो क्या होता है एयर एलिमेंट वाला ओवर थिंक करता है। उसके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, जब वो हंसेगा तो उसके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। लेकिन एयर वाले की रिकग्निशन सबसे अच्छा क्या है ना, इनोसेंट होता है। उसको अगर आप देखेंगे तो पता नहीं उसका एक सर्टेन चार्म होता है कि बड़ा इनोसेंट दिख रहा होता है। ठीक है, भोला भाला दिख रहा होता है। जब आप देखेंगे एयर तो चलता बहुत तेज है, वो धीमे नहीं चल पाता, तेज चल रहा होता है, टेढ़ा मेढ़ा हल्का सा स्टेप्स भी थोड़े वैसे हो जाते हैं। इज गुड एट डांसिंग, वो म्यूजिक लवर होता है, उसको म्यूजिक अगर सुनने में आ जाए तो उसको बहुत अच्छा लगता है लाइफ में, अगर म्यूजिक ना सुने तो उसको बुरा लगता है। ठीक है, तो एयर के ये फैक्टर्स हो जाते हैं। प्लस उसको खट्टा बहुत पसंद होता है। उसकी स्किन ड्रायर होती है, हाँ, और वो कभी, ये सबसे मेजर फैक्टर है, वो कभी भी अपने लाइफ में अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाता। वो पूरी दुनिया के इतने बड़े बड़े डिसीजन करवा देगा, लेकिन अगर उसको डिसीजन लेना होगा तो हमेशा दो ऑप्शन लेके कहता है, यार ये करें यार ये करें। द मोस्ट कंफ्यूज पर्सन। ठीक है, अगर आप ये ट्रेड्स आपके मैच करते हैं कि स्किन ड्राई है, आप दो ऑप्शन में हमेशा रहते हैं,
म्यूजिक सुनने का शौक है, डांस में कोई आपको हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि जितने आर्टिस्ट कहे गए ना सारे एयर एलिमेंट के करे गए हैं, कलाकार जो बोले जाते हैं वो एयर एलिमेंट वाले बोले गए। वॉकिंग आपकी फास्ट होती है, किसी भी चीज को याद करना आपके लिए बड़ा टफ होता है, समझना बड़ा आसान होता है। मैंने पूरे लाइफ जो चीज रटने वाली थी उसको भी समझ के इतना चैलेंजिंग हो गया था मेरे लिए, क्योंकि रट नहीं पाता एयर वाला, वो समझ लेता है, बहुत जल्दी समझ लेता है और डिटेलिंग बहुत अच्छी करेगा, बहुत डिटेलिंग करेगा। वो ये तक बताएगा जब वहां गए थे तो वो काला धागा वहां ऐसा था और ये तक ये था। बाकी लोग पक जाते हैं कि इतनी डिटेलिंग क्यों कर रहे हो, लेकिन उसकी आदत होती है कि माइन्यूट में काम करता है, माइन्यूटली काम करना। अगर आप देखेंगे तो प्लैनेट्स की भी प्रकृति होती है, जितने भी अपने प्लैनेट्स कहे गए हैं सबकी प्रकृति है। जैसे शुक्र को एयर फायर कहा जाता है, जुपिटर को एयर वाटर कहा जाता है, ठीक है। मार्स को फायर कंप्लीट फायर कहा जाता है, शनि को कंप्लीट वाटर कहा जाता है। शनि हमेशा फायर एलिमेंट वालों के लिए टफ हो जाता है, शनि फायर एलिमेंट वालों के लिए टफ हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट है शनि वो वाटर का माना गया है। और मैंने कहा ना काउंटर कौन है फायर का, वाटर। तो जब शनि आता है तो फायर वालों के लिए काफी टफ हो जाता है, और सारे लोग डर गए क्योंकि वो डिलेज करवाता रहता है, ये डिलेज कराएगा, उनको रोक देता है। रोकना उसका इंपॉर्टेंस होता है लाइफ पे उसके लिए, लेकिन शनि फायर वालों के लिए गड़बड़ कर देता है। एयर बुध क्या है, एयर है। केतु वाटर फायर है, ओके। राहु फायर वाटर है, और कौन सा, सन है फायर एयर, और मून है वाटर एयर। अब आप उसकी लाइफ में कौन सी महादशा चल रही है ये जान के, सामने वाले की प्रकृति क्या है ये जान के बता सकते हैं इसका टाइम कैसा चल रहा हो। बताओ मेरे को, मेरा बताओ सबसे पहले मेरा बताओ। अब जैसे मैं एयर एलिमेंट का हूं, ठीक है, एयर एलिमेंट का हूं, मेरी लाइफ में जब जुपिटर आया, जुपिटर एयर वाटर मैंने डिस्क्राइब किया आपकी, जुपिटर की एयर वाटर प्रकृति है। जब मेरी लाइफ में जुपिटर आया, जिस दिन आया अंतरदशा में, उस दिन मेरा वास्तु का पहला पैसा गिर गया था। अच्छा, वाह। ठीक है, वास्तु का पहला पैसा उस दिन गिरा, और उसके बाद से हमको अपनी लाइफ में पता चल गया यार हमको यार इसी में ही मजा आ रही। अगर आप, मैं सही बताऊं तो वास्तु विजिट्स होती है, मैं 16-16 घंटे काम कर लेता हूं, मुझको खाना भी ना दो मुझको चल जाता है, क्योंकि मेरे लिए एफर्टलेस एक्टिविटी है। तो ये जो हम काम कर रहे हैं अभी, जैसे पॉडकास्टिंग आपस में, ये कौन सी प्रकृति का हुआ? ये एयर, ज्ञान, ये एयर का है, ज्ञान एयर और फायर की एक्टिविटी है। ओके, तो जो कि मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसमें गेस्ट ज्यादा बोलते हैं, तो बेसिकली वो एयर की रोल प्ले कर रहे हैं कि वो ऐसा नॉलेज दें। और देखिए क्या होता है ना, व्यक्ति जब नॉलेज दे रहा होता है तो डिसीजन कौन कैसे लेगी ऑडियंस, हार्ट से, यार ये सही बोल रहा है कि नहीं गलत बोल रहा है। अब सोचिए सामने वाला जजमेंट कैसे लेगा, क्योंकि आत्मा को तो पता है ना कि ये सही बोल रहा है कि गलत। वो एक्सपीरियंशियल हो जाता है, वो एक्सपीरियंशियल हो जाता है। अगर मैं बोल रहा हूं और कोई व्यक्ति अगर रिलेट कर रहा है कि वो सही बोल रहा है, तो मतलब मैं आत्मिक लेवल की बात कर रहा हूं। जब मूवीज में वो प्रकृति कैरेक्टर होल्ड नहीं करता तो आत्मा को लगता है यार क्या यार मजा नहीं आई। और वही अगर रोल प्ले करता रहेगा तो मजा आती है। जैसे पद्मावत में शाहिद कपूर मेरे को लगता है कि शाहिद कपूर कहीं ना कहीं एयर फायर का है, डिफीट हो गया था इसलिए, पर और वो था फायर एयर का, जो राजा होना चाहिए था, तो वो मैचिंग भी नहीं कर पाई। और आपको पता चल जाएगा ना, आप एलिमेंट्स अगर पकड़ लेंगे तो इस युद्ध में कौन जीतने वाला है आप डिसाइड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये युद्ध में ये जीतने वाला, मैंने पहले ही बता दिया था। तो वो जो नहीं आपने कहा था फिजिकल लुक देख के जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो इस आधार पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बस ये देखने का तरीका है, प्रकृति एक दर्शन है। तो मेरी कौन सी प्रकृति है? आप मुझको फायर एलिमेंट का लगता है। फायर एलिमेंट का, तो जैसे आपने बोला कि अभी एमडी एडी देख के भी पता लग जाता है। तो जब आपकी मंगल की दशा आएगी, महादशा अंतरदशा, मार्स हो गया, शनि हो गया, सॉरी मार्स सन, ये फायर के प्लैनेट्स हैं। ओके, तो जब ये आएंगे आपकी लाइफ में, राहु, ये 3 टाइम पीरियड, चाहे प्लैनेट किस भी बॉक्स में बैठा हो, आपको फेवर करके जाएगा। यस, राइट। और आपके लाइफ में जब शनि आएगा तो यस, जो भी शनि के उपचार होते हैं आपको करने पड़ेंगे। तो हमने बात करी अभी मूवीज की, रामायण में और कहाँ पे हमारे कॉन्टेक्स्ट सेट होते हैं प्रकृति के ऊपर? देखिए अगर आप देखेंगे तो जब आप रामायण देखेंगे तो सीता जी के लिए, देखिए क्या है ना, मैंने कहा था ना, वो सुनने की कैपेसिटी एयर की बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप रामायण देखते हैं तो आप देखेंगे सीता जी ऐसे जमीन में कान रखती हैं और कह देती हैं अरे वहां से वो आने वाला है। अच्छा। उनकी वो ये जो नई वाली सीरीज है आप देखेंगे तो ऐसे उनकी प्रकृति को डिस्क्राइब करा गया। राम जी अपने फायर हो गए, लक्ष्मण जी वाटर, तो ये ट्रिनिटी निकलती है। क्रिश्चियनिटी इसको ट्रिनिटी की बात करने लगती है, हम लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 में हमेशा मजा आता है, और ये पूरी दुनिया इसी 3 में मैप होती रहती है। तभी 2 दोस्तों के साथ नहीं, 3 दोस्तों के साथ ज्यादा मजा आता है। राइट। तो आपस में वो तीनों इम्परफेक्शंस बन जाते हैं। राइट।
तो जैसे अभी ये बहुत ज़्यादा बोला भी जाता है, पॉडकास्ट और नेट पे चल भी रहा है कि सतव खाओ, सात्विक भोजन करो। और सात्विक भोजन मेरे लिए मतलब जो वो बताते हैं वो मेरे लिए मतलब एक तरीके से हेल है। जी वो असुर बन जाऊंगा मैं खा खा आप के। असुर बन जाएंगे। देखिए क्या हुआ, आयुर्वेद में ट्रस्ट इसलिए लोगों का कम हुआ। देखिए अब वापस रिवाइव हो रहा है ये ट्रस्ट, क्योंकि ये जो बीच का टाइम पीरियड आया था, ये प्रकृति सामने वाले ने एनालाइज नहीं करी। अगर मेरे सामने रजस एलिमेंट वाला है और मैं उससे कहूं तुम सात्विक भोजन करो, तो क्या होगा, शेर वेजिटेरियन हो गया। अब क्या होने वाला है, शेर का पेट खराब होने वाला है, शेर की एनर्जी डाउन होने वाली है, शेर की लीडरशिप चली जाने वाली है। तो सिर्फ खाने से वो असुर हो जाएगा और लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अब फायर एलिमेंट वाला मिल्क अगर पीता है तो इसके लिए एक बुक भी बनी है, मिल्क द साइलेंट किलर। उसमें इस व्यक्ति ने तो, राइटर ने तो लिखा कि भाई ये लोगों को दिक्कत हो रही है दूध के साथ, लेकिन वो ये नहीं पहचान पाया कि सिर्फ रजस वालों के साथ दिक्कत होती है। रजस वाले जहर से फिर भी बच जाएंगे, दूध से नहीं बचते। तो जितने भी रजस वाले वाटर मिल्क कंज्यूम करने लगे हैं, तभी आप देखिए रजस वालों के लिए आलमंड मिल्क और ये सब ऑप्शंस आ गए हैं, जो जिसको बहुत ऐसा होता है। लेकिन रजस वाला अगर मिल्क कंज्यूम कर रहा है, उसकी डील क्लोजर नहीं होंगी। ओह ओके। तो बेसिकली मिल्क जो है वो वाटर एलिमेंट वाला है। इसीलिए आप देखेंगे तो अपने यहाँ गाय का बहुत प्राथमिकता थी। हाँ। क्योंकि मैंने बताया ना, वाटर अपने प्रधान वाटर कंट्री ज्यादा डोमिनेट करती है वाटर अपने में, तो हम लोग मिल्क कंजम्पशन बहुत करते थे कि वाटर एलिमेंट वाले ज्यादा थे। अब वाटर एलिमेंट वाला एयर की चीज खाएगा, एयर की मैंने क्या चीज बोली, खट्टी। अब वाटर वाला अगर खट्टी चीज खाएगा, एक पहले उसको नींद आना बंद हो जाएगी, और वाटर के लिए नींद सबसे ज्यादा प्रिय है। ठीक है, ये वही है जिसके लिए कहा जाता है तुम 8 से 10 घंटे सो। मतलब मैं तो रिकमेंड करता हूं, जब वाटर वाला मिल जाता है कि भाई तू सुबह जल्दी ना उठ, तुम जल्दी उठ जाओगे। वाटर वाले सारे रिलेट करेंगे, जब वो जल्दी उठ जाते हैं उनका सर में दर्द रहता है पूरे दिन में, वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाते हैं। वो जितना लेट उठते हैं उतना बेटर रहता है उनके लिए। अब वाटर वाला अगर खट्टी चीजें कंज्यूम करने लगेगा, एक उसकी नींद उड़ जाएगी, उसके लिए सबसे प्रिय होती है उसकी नींद, वो चली जाएगी, उसके जोड़ों में दर्द आ जाएगा, जो यूजली एयर का ट्रेट होता है। हमेशा एयर एलिमेंट वालों के जोड़ों में दर्द आएगा। ये सेम प्रॉब्लम मैंने देखा है, जितने भी बाहरी लोग होते हैं जी। और जो डाइट प्लान फॉलो करते हैं, ये उनके साथ प्रॉब्लम होती है। जितने भी ये क्या होता है आज के जितने भी, जैसे मैंने एक मोटिवेशन स्पीकर बताए थे, अब जितने भी ये डाइट कंसल्टेंट हैं, वो सामने वाले की प्रकृति नहीं समझ रहे। वो सबसे पहले उसको लेमन खिलाना चालू कर देते हैं। सुबह लेमन खाओ, सुबह गर्म पानी में लेमन रो। वाटर वाले जितने भी हैं, और वो अगर सुबह उठ के गर्म पानी कंज्यूम कर रहे हैं, आप लोग अपनी एंजाइटी की दवाई की तैयारी चालू कर दीजिए, डॉक्टर कुछ दिन में रिकमेंड करने वाला है। ये स्थिति हो जाती है, बेचारे एंजाइटी में चले जाते हैं। तो उनके लिए सबसे अच्छा खाना क्या होगा? बेस्ट रहता है कि एक तो वो सुबह बहुत जल्दी ना उठें, जैसे नहीं लोग 6 साढ़े 6 बजे पहले आराम से 7 साढ़े 7 8 बजे तक आराम से उठे। वो पहला प्रेफरेंस ये होता है। दूसरा प्रेफरेंस ये होता है कि वो खट्टी चीजों का बिल्कुल कंजम्पशन ना करें, जैसे हो गया लेमन, जितनी भी सिट्रिक चीजें हो गई, जिसमें ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, गर्म पानी हो गया, ये सब इनको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और ऑरेंज जूस हमारे हिंदुस्तान में पहले कहीं पे भी नहीं था, ये सब गोरों ने लाके भरा। क्योंकि गोरे एयर थे, तो उन्होंने अप्रोच क्या डाली, एयर की डाली कि सादा खाओ। एयर के लिए रिकमेंडेड है कि मसाले बिना खाओ, नमक कम खाओ, मिर्चा कम खाओ, ये एयर के लिए फ्लरिश होगा। मैंने कुछ दिन जब एयर वाली अपनी डाइट फॉलो करी, सही बताएं तो मुझको क्लाइंट्स ऑन होल्ड करने पड़े कि भैया बस करो, रुक जाओ, वेटिंग दो इनको, क्योंकि इतना काम आने लगा। जितनी भी मैंने टॉक करी है प्रकृति के बारे में, अगर व्यक्ति अपनी स्वभाव को जान के, आज मेरा उद्देश्य तो यही है कि व्यक्ति सब लोग अपने आप को जान पाएं, और अपने आप को जान के ये स्लाइड चेंज करके भी 3 दिन में रिजल्ट आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करो फिर 6 महीने बाद आएगा। ये अपनी वैदिक विधाएं ऐसी हैं जो इमीडिएट रिजल्ट देती हैं। जिसका मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था, वो कॉपर बॉटल यूज कर रहे थे डॉक्टर, तो मैंने कहा कि 36 आवर्स आप वेट कर लीजिए, 2-3 दिन वेट कर लीजिए, उतने घंटे में फिर क्लाइंट आ जाएगा, और आया। इतना जल्दी काम करता है ये प्रकृति। और इसी में जो वास्तु की जो हम लोग के एडवांस लेवल की ट्रीटमेंट हो जाते हैं, वो यही होते हैं कि एक तो सब लोग क्या है ना, साउथ वेस्ट में बेडरूम बना के जाने लगे। अब आई होप ये चीज बाद में भी सबको क्लियर हो, भाई साउथ वेस्ट अच्छा जोन नहीं है आपके बेडरूम के लिए। सब लोग को लगता है कि वहां पे आप रहेंगे, किसी भी राजा का घर साउथ वेस्ट में, बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं था। जितने भी साउथ वेस्ट में सब लोग खुद ही काम करते हैं। तो क्या है ना, साउथ वेस्ट वास्तु में भी प्रकृति के आधार पे जोन बांटे गए। वात के जोन एक सर्टेन जोन में दिए गए, शायद उसमें डिटेलिंग जाऊंगा तो ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैं आज उसमें डिटेलिंग में नहीं जाता हूं। प्रकृति के हिसाब से भी जोन बांटे गए हैं। रजस प्रकृति वालों को एक सर्टेन जोन में लिटाया जाता है, एयर प्रकृति वालों को वेस्टर्न जोन में लिटाया जाता है, रजस वालों को साउथ में, और वाटर वालों को नॉर्थन। मोटे मोटे 3 डायरेक्शन दे देता हूं। आप अपनी प्रकृति रिकॉग्नाइज करिए, और उस दिशा में भी अगर आप आज लेट जाएंगे, 3 दिन में फर्क आ जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे आसान है अपना खाना चेंज करना। Yes. मेरे को ये लगता है Yes. क्योंकि वो इंस्टेंटली हो सकता है। हो सकता है। तो आपने जैसे बोला कि वाटर वालों को डाइट नहीं फॉलो करनी चाहिए, ये जो वाली राइट है कि खट्टा खाओ, हाँ, उससे मतलब वेट क्लियरेंस हो जाएगा, बढ़िया घी खाइए, देखना वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा और हेल्दी मेंटेन रहोगे। Yes. सबसे बड़ी बात Yes. तो वेट है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए एक स्टेटमेंट बिल्कुल याद रखिएगा वाटर वालों को, कहा जाता है नहीं बकरी देख भैंस डाइटिंग को चली। ऐसा ना करिएगा, आपकी सर्टेन फिजिक है, मेंटेन करिए उसको, बकरी देख भैंस डाइटिंग को लो ना जाए तब बेटर है। मतलब आप भगवान ने आपको भैंस बनाया तो भैंस ही भैंस रही है एंड बी हैप्पी विद इट, यू विल बी अ सक्सेसफुल भैंस। क्योंकि भैंस का दूध सोने के भाव बेचा जा सकता है। बेचा जा सकता है। अब वो ये नहीं है कि भैंस को हमने कर दिया शेर के काम पे। शेर के काम में नहीं कर पाओगे, फेलियर आने वाला है। जो पहला पॉइंट है अपने पेन का फैक्टर का सेल्फ, वो सेल्फ का पेन काफी पीढ़ा के बाद ही हटता है। फिर तो जब आखिरी में रियलाइज होते हैं भगवान क्या गलती कर दी, तो पता चलेगा तुम खट्टा खा रहे थे गलती। तो क्या है ना, हम लोग अपने आप को जितना जाने उतना बेटर। जैसे मैंने कहा यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अपने आप पे चेंज करे जा सकते हैं। दुनिया को बदलना टफ है। ये जो प्रकृति की नॉलेज हो जाती है तो हमको पता होता है कि जब वो व्यक्ति डिटेलिंग इतनी कर रहा है तो उसका स्वभाव है, उससे इरिटेट ना हो, बेचारा बना ही ऐसा हुआ है, वो है ना, उसके सॉफ्टवेयर ऐसी है, बेचारा करे क्या। किसी ने धोखा दिया तो उसका स्वभाव वैसा है। जानिए कि यार वो एलिमेंट का था। जैसे हम लोगों ने बहुत, ये काफी फेमस स्टोरी है कि फ्रॉग नदी में पानी भरा होता है तो फ्रॉग नदी पार कर रहा होता है। ये हम लोगों ने सबने बचपन में पंचतंत्र की कहानी। तो फ्रॉग के पास स्कॉर्पियो आता है, कहता है भैया हमको नदी पार करा दो। तो कहता है नहीं तुम काटोगे। नहीं हम काटेंगे नहीं। जो मैंने कहा था ना फायर को झूठ बोलना अलाउड होता है, ठीक है। तो कहता नहीं हम काटेंगे नहीं। फिर रास्ते में बीच में जाके वो फ्रॉग को डस लेता है। वो कहता है कि यार ये क्या करा, तुमने तो कहा था। कह रहा मैंने अपने स्वभाव का काम किया, तुम अपने स्वभाव का काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये स्टोरीज जो आप देखेंगे, जब आज ये टॉक सुन के आप देखना चालू करिए कि सामने वाला क्या है, सामने वाला कैसा रिएक्ट करता है, इसके लिए कंफर्टेबल फैक्टर्स क्या होते हैं। आज मैं आपको ये रिवील कर देता हूं, फायर को अगर काम करना है लाइफ में तो उससे कहो कर्जा ले ले, काम करने लगेगा वो, ठीक है। मैंने जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स बताए थे, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। जब तक प्रेशर नहीं आता ना तब तक काम नहीं होता, काम नहीं करता। तो उससे कह दी भैया तू कर्जा ले ले, देखना काम तो तू खुद ही करने लगेगा। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जेब में पड़े 500 सोचेंगे 500 करोड़ की 500 करोड़ की। मेरे फादर फायर एलिमेंट के थे, कुछ नहीं होता था हम लोग के पास। एक टाइम पीरियड में जब शनि की महादशा आई थी, वो फायर के एलिमेंट थे। तो 20 साल काफी संघर्ष का रहा था हम लोग की लाइफ में। काफ़ी अप डाउन देखे थे उस समय। मैं तो काफ़ी छोटा था, लेकिन हाँ मुझको आज भी वो मेमोरीज याद है क्योंकि ऐसा फेज था। तो जब भी किसी से बात कर रहे थे तो उनके 52 बीघा पुदीना सूख ही रहे होते थे कि यार वो इतना बचा हुआ है हमारा, ये काम हो रहा है, वो हो रहा है। एंड मैंने अपने फादर को कभी रेस्ट करते हुए नहीं देखा। ही वॉज द मैन जो सुबह 3 साढ़े 3 बजे, तो फायर एलिमेंट वाले बहुत जल्दी उठते हैं। उनके सक्सेस का कारण ये होता है कि वो सुबह बहुत जल्दी उठ के एक्टिव करने लगते हैं। वो आइडियली बैठ नहीं सकते, वो बैठ नहीं सकते। तो सुबह जल्दी जो उठने वाले होते हैं, हर घर में एक व्यक्ति होता है जो सुबह 4 बजे उठ के काम चालू कर देता है। तो रिकग्निशन होती है कि वो फायर एलिमेंट का है। वो हमेशा सुबह जल्दी उठ जाते थे। और यूजली क्या होता है, जब बचपन में, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई साइंटिफिक नहीं है इसमें, बचपन में जिस बच्चे को जॉन्डिस होता है वो यूजली फायर एलिमेंट का होता है। ओके हाँ ये मैंने ऑब्जर्व किया। जितने भी बच्चे जॉन्डिस, नहीं जो बर्थ हुआ और जॉन्डिस में उनको वो दी जाती है, लाइट दी जाती है, वो सारे फायर एलिमेंट वाले होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने 2005 में मेरे फादर ने एक कॉलेज चालू कर दिया था, स्ट्रगल फेस चालू करने के बाद। एंड 2009 में वो कॉलेज में ऐसी स्थिति आ गई थी, 2008 में ऐसी स्थिति आ गई थी, मैंने अपनी लाइफ में अपने फादर को पहली बार ऐसे बेड में ऐसे लेटे हुए देखा था, जो मैंने आज तक नहीं देखा। वो कहते हैं यार अब सब सही हो गया। 3 महीने बाद कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो 6 महीने में चले गए। तो मैंने कहा ना, फायर का जब भी गोल कंप्लीट हो जाता है उसको बुला लिया जाता है। तो जब भी आप अगर फायर वाला अपनी फैमिली में देखें या अपने आसपास में देखें, उसको इतना ऊंचा एम दिलाइए अगर आप उसको अपने साथ रखना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी पूरी लाइफ ही लगा रहे हैं, लाइफ लगा रहे हैं उसमें। और जब वास्तु की विधा में आया, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी माइनर चीज़ें हैं, लोग कहते नहीं हम मानते नहीं, बड़ा हमको उनके लिए प्रति दया आती है। सोचिए मेरे यहाँ सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ऑरेंज कलर की वॉल थी, सिर्फ ऑरेंज कलर की वॉल थी, एंड आई लॉस्ट माय डैड बिकॉज ऑफ दैट। जब मैं सीख के आया तब पता चला कि यार बताओ, इतनी छोटी चीज भी इतना वेरिएशन कर सकती है लाइफ में। ये भी मेरा फैक्टर है। मैं वास्तु की कंसल्टेशन में इसलिए आया कि आई वांट पीपल टू गेट अवेयर ऑफ इट। मतलब आई हैव मोर देन 40 वेरीफाइड, मेरे से वेरीफाइड पीपल, जहां पे नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत थी और लोग कैंसर से सफर कर रहे हैं। ये कोई मेडिकल पॉडकास्ट नहीं है, आप यहाँ से निर्धारण ये ना करिएगा कि ये है, लेकिन
ये ऑब्जर्व जब करता हूं तो बुरा लगता है कि यार छोटी सी चीज भी इतना लाइफ में अफेक्ट करती है। अब लोग कहते नहीं कि यार हम इन सब में मानते नहीं, अगर मुझको नहीं पता कि यहाँ मर्डर मिलने की सजा मिलने वाली है तो ऐसा तो है नहीं हमको सजा मिलेगी नहीं। बिल्कुल। वास्तु के जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है, ज्योतिष के जो नियम है, आप चाहे आपको अवेयर हो उस पे ना हो, सजा तो मिलेगी वैसे, पर वो इफेक्ट तो करेंगी, वो इफेक्ट करेगी आपको। नेचर वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे होना चाहिए था। राइट। तो आपने जैसे बताया अभी वाटर को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जी, जी, जी। तो ऐसे ही सेम फायर वालों को क्या खाना चाहिए? ठीक है, फायर वालों को देखिए क्या हो, जब वो मसाला खाना चालू कर देते हैं, मसाला खाने में क्या होता है, फिर वो मिर्चा नहीं खा पाते। ओके। उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डाइट में मिर्चे का इंटेक जाए। ओके। वो जितना मिर्चा खाएंगे लाइफ में उतना ग्रो करेंगे। मैं तो अपने फायर वालों को रिकमेंड करता हूँ, एक नागालैंड की मिर्ची आती भूत जलोकिया करके वो गोल सी आती है, उसका एक तेल का जो अचार के तेल का एक ड्रॉप भी खा लीजिए कि बिल्कुल आग लग जाएगी। और फायर वालों को ऐसे नॉर्मली खा लेनी चाहिए, तो समझ लें उनका फायर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, फायर वालों को ये हो जाता है। प्लस फायर वालों को क्या करना चाहिए ना, अपनी लाइफ जो डाइट की है, जो डाइट में कंज्यूम करते हैं, उनका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। जैसे अगर मुझको इसमें आग लगानी है तो आई हैव टू होल्ड दी कैंडल, एक स्पॉट में मुझको होल्ड करनी पड़ेगी तो आग लग सकती है। अगर मैं मूव करता रहा तो आग नहीं लगेगी। ऐसे ही अगर वो 11 बजे खा रहा है तो रोज 11 बजे खाए। ओके। वो शाम को 7 बजे खा रहा है तो रोज 7 बजे खाए। इससे उसकी अग्नि प्रगाढ़ हो जाएगी। तो टाइम में डिसिप्लिन होना चाहिए। टाइम में डिसिप्लिन होगा तो फायर बहुत फाइन होता चला जाएगा। एंड मैं जितनी भी चीजें बोल रहा हूं यहाँ पे सब मॉनिटरी फैक्टर पे ही है। वो देखेंगे कि वो लाइफ में अगर टाइम का शेड्यूलिंग फिक्स कर देते हैं, उनकी डील्स अच्छी होने लगेंगी, उनकी ग्रोथ अच्छी होने लगेगी। तो फायर को कंसिस्टेंट रहना चाहिए। एंड हाँ, इट हैज टू बी वेरी हार्ड। अगर वो 11 बजे स्किप हुआ तो छोड़ देना चाहिए, फिर खाना नहीं खाना चाहिए। तो छोड़ देना चाहिए। यस। अच्छा। ही शुडंट कि भाई आप चलो आधे घंटे लेट हुआ ना। ओके। ही शुड बी वेरी मच डिसिप्लिन। हाँ, स्किप कर दो चलेगा, बट यू शुड बी वेरी एट द राइट टाइम। वो आपके अग्नि को बढ़ा देगा। मिर्चा कंजम्पशन करिए, डाइट की टाइमिंग फिक्स रखिए, एक सर्टेन एक्टिविटी जरूर करिए। या तो सुबह सुबह बास्केटबॉल, बैडमिंटन, दौड़ने चले जाइए, लेकिन कोई एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। जिम कर लीजिए। फायर को प्रोटीन खाना अलाउड है, एयर को अलाउड नहीं है। तो आजकल आप लोग जो सुन रहे होंगे नहीं, जिम में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग वर्कआउट करते करते एकदम से दिक्कत हो रही है। जितने भी एयर एलिमेंट वाले हैं और आउटसाइड प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं, सबको दिक्कत आएगी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई साइंटिफिक तत्व नहीं। मैं बार बार इसमें रिमाइंड कर दूं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन। मैं देख रहा हूँ एयर वालों के लिए अलाउड नहीं है बाहर से प्रोटीन। तो अगर आप अपनी प्रकृति रिकॉग्नाइज करिए, अप्रोच जानिए। एयर वालों के लिए कहा जाता है, जब एयर काफी वीक कर जाती है तो उनके लिए कहा जाता है दरवाजा बंद करो और पगलों की तरह रूम में नाच लो। काफी स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो एयर वालों के लिए ये रिकमेंड होता है कि नाच लो। एयर वालों को हमेशा वॉक के लिए जाना चाहिए विदाउट मोबाइल फोन, सो दैट उनके माइंड थोड़ा सेटल होने लगे। ये वही एयर वाले हैं जो कहते हैं यार ध्यान नहीं होता हमसे, जब जितना बैठ जाए तुरंत विचार आने लगते हैं। तो उनके लिए ध्यान माना जाता है म्यूजिक, उनके लिए ध्यान माना जाता है अगर वो वॉक करें तो उनके लिए ध्यान के फैक्टर हो जाते हैं। एयर वालों को मिर्चा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल जीरो। कॉपर का बॉटल या ग्लास में कंजम्पशन नहीं करना चाहिए पानी का। ठीक है, एयर वालों को म्यूजिक हो गया। हाँ, एयर वालों को क्या करना चाहिए, हमेशा लिखना चाहिए, क्योंकि देख उनके क्या है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले हैं, गजनी है सारे। ठीक है, उनके शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो जैसे लॉन्ग टर्म वाली हो उनको याद ही नहीं रहता। ठीक है, भूल जाते हैं। तो हमेशा उनको लिख के काम करना चाहिए। जब भी उनको काम करने बैठे टेबल में, तो उनके आप लोग ऑब्जर्व करे होंगे, जब वो बैठेंगे तो अरे यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनको होना चाहिए कि टाइम में डिसाइडेड कि यार ये टू डू लिस्ट है, अभी ये बैठ के ये करना है। और फायर वाले को मोर इफेक्टिव होना है अगर लाइफ में, ही शुड वर्क ऑन चेकलिस्ट। एक छोटी सी लाल डायरी रखिए अपने पॉकेट में, एस्ट्रो की रेमेडी भी है ये, एक छोटी लाल डायरी पॉकेट में जरूर रखिए और हमेशा उस पर लिखते रहिए। एंड फायर वालों के लिए काफी इफेक्टिव और प्रोडक्टिव हो जाते हैं, लिख के काम करें। यस, उनको जो पॉइंट्स आए वो चेकलिस्ट बना के काम करें तो बेस्ट रहता है। और वाटर वालों के लिए? वाटर वालों के लिए देखिए, इमोशनल लोग हैं वाटर वाले। ठीक है, अनलेस उनको उस काम से कहीं इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तब तक उनके अंदर से काम होगा नहीं। वाटर वाले यूजली क्राइसिस में ज्यादा काम करते हैं। क्राइसिस में? हाँ। ओके। देखिए क्या होता है ना, ये जो मेहनत करी जाती है, ये जो तत्वों को बांटा गया है, तभी आपने देखा विष्णु जी ऐसे, हाँ, ऐसे लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं अजगर की स्किन के ऊपर। सबसे ज्यादा सॉफ्टेस्ट स्किन है, मैट्रेस जो बनाए वो अपना लेटे हुए हैं। वाटर वाला जितना आराम करेगा उतनी ग्रोथ पाता है। असली एंजॉय तो वही करने आए हैं। एक्चुअली क्या कहा गया है कि फायर और एयर वो पुल बनाने का काम करते हैं, बहता है उसमें पानी है, तो इंजॉयमेंट उसको दी गई है। ये दो एलिमेंट्स को एक्चुअली पे काम दिया गया। वाटर वाला तब काम करता है जब उसको काम करने की जरूरत नहीं,
उसकी अप्रोच ही आती है। मजबूरी में आप उससे काम कराएंगे, बेचारा डिप्रेशन में आ जाता है। एंड वाटर वाले के लिए जो बेस्ट चीज आप गिफ्ट कर सकते हैं, देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग के पार्टनर वाटर ही होंगे। उनको अच्छा खाना खिलाइए और उनको ज्वेलरी गिफ्ट कर दीजिए, दे विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। ठीक है, आपको जो पारिवारिक कलेश जो चल भी रहा होगा, ये नुस्खा है मेरा। और कभी कभी मेरी वाइफ वाटर है, तो अगर मुझको लगता है कि ज़्यादा खर्चा होने वाला होता है तो मैं पहले एक अनलिमिटेड जो नहीं फूड वाली जो जगह होती है वहाँ पहले खिला देता हूँ, खर्चा बच सकता है आपका। ये कुछ टिप्स हैं आप लोग के लिए खर्चा बचाने के लिए। जब आपको लग रहा हो पार्टनर खर्चा करने वाला है तो उसको अच्छा खाना खिला दीजिए, थक के वापस आ जाए। एयर वाला बोल रहा है कंजूस। तो क्या है ना, दुनिया बड़ी खूबसूरत लगने लगती है अगर व्यक्ति अपने स्वभाव में हो। इससे बड़ी चीज सारी दुनिया ही मूवी लगने लग जाती है फिर। दर्शन है, इसीलिए कहा जाता है सब दर्शन। सब दर्शन है। और मेरे को इससे ये भी याद आता है कि क्यों हमारे पुराने टाइम में भिक्षा मांगने का ये सिस्टम बनाया गया था कि गुरुकुल में ये बोला जाता था कि तुम जाओ, ऑब्जर्व करो भिक्षा मांगने की। तो एक सिंबॉलिज्म था कि भाई ठीक है, तुम अपना खाना पीना भी चलाओ, पर लोगों को ऑब्जर्व करो कि कौन सी प्रकृति किसकी है, वो कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा। तो ये बहुत अच्छा एक लैंग्वेज है जिसमें हम पूरी दुनिया को ट्रांसलेट करके खेल रचा सकते हैं। खेल रचा सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इंडियन कल्चर है जो इतने साल के टाइम के टेस्ट को झेल पाया। जैसे मैंने कहा कि अपना इंडियन वाटर कंट्री है। जब आक्रमण होता था आपने ऑब्जर्व किया होगा, लाइब्रेरियां जला दी जाती थी। ठीक है, सारी लाइब्रेरी जला दी जाती थी, लेकिन इंडियन अपने वाटर थे, सब माइंड में रखे बैठे हुए थे, उन्होंने वापस रिटेन कर दिया। तो इसीलिए ये कल्चर है ऐसा जो अपनी चीजें आगे तक आ पाई। अगर आप देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी का जो वर्णन आता है वो ब्रह्मापुत्र सतयुग के जो उनके दामाद थे वो एस्ट्रोलॉजर थे। वहां से रेफरेंस आ रहा है एस्ट्रोलॉजी का। और आज भी हम लोग इस आर्ट को अगर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, जानते हैं, तो यही अपने बड़े में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम लोग अपने ट्रेडिशन को इतना आगे ले पाए। और ग्रोथ तभी है जब हम लोग अपने पास्ट को याद रखें, फ्यूचर की तरफ आंखें रखें और आज में प्रेजेंट करें, तभी ग्रोथ है। आज ह्यूमन ग्रो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि हम लोग नॉलेज ट्रांसफर कर देते हैं। जानवर का जब बच्चा होता है उसको नहीं पता होता कि क्या क्या फैक्टर उसको इफेक्ट करने वाले हैं, उसको खुद सीखना होता है। ह्यूमन का सिर्फ एक ही तो एडवांटेज है, हम लोग नॉलेज ट्रांसफर कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर ग्रोइंग एंड मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज हो गए। राइट, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो हमने बात करी कि कैसे हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचाने, कैसे हम समझे कि हम एयर के हैं, फायर के हैं, वाटर के हैं। अब मेरे को इससे समझ में ये भी आ रहा है कि अगर हस्बैंड फायर का हो और वाइफ वाटर की हो जाए तो कलेश है ही। फिर तो वास्तु कंसल्टेंट को हायर करिए, अच्छी रेमेडी कराइए, क्योंकि जूत बजाई तो होगी क्योंकि फायर को सुनना पसंद नहीं है। और जो वाटर है वो तो पूरा बहेगा, वो तो अपनी बात सुनाए बिना रहेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैरिज में बड़ा अच्छा डिसीजन मेकिंग हो जाता है। एक बढ़िया आपको मेथड देता हूँ। जैसे मैंने कहा, हमेशा एयर फायर को बढ़ाएगा, फायर वाटर को बढ़ाता है और वाटर एयर को बढ़ाता है। अब मैं एयर हूं, वाइफ कौन सी आइडियल है? वाटर। वो जो भी करेगी मैं बढ़ाऊंगा। मेरी शादी हुई एंड आई कैन सी द चेंजेस इन माय लाइफ। ऐसे ही अगर आपका क्लाइंट फायर एलिमेंट का है तो आप उसकी एयर एलिमेंट वाले से शादी कराइए। अगर आपका क्लाइंट वाटर एलिमेंट का है तो फायर से करा दीजिए, चलेगा। कैसे? क्योंकि उससे वाटर ग्रो कर जाता है। देखिए, आपको क्लाइंट इंट्रिंसिक रहता है ये चीज कि किसके लिए आप कंसल्ट कर रहे हैं। वी आर द डेविल्स एडवोकेट भाई, जिसके लिए भैया करांगे हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। तो क्या होता है इस केस में, आपको देखना पड़ेगा ग्रोथ के बारे में। अगर उसको बहुत अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो एयर से भी, वाटर की आप एयर से करा सकते हैं। लेकिन ग्रोथ वैसा नहीं, जो आते हैं बड़े एम्बिशियस जो पार्टनर होता है वो कहे अगर उसको ग्रोथ करनी है तो वाटर उसके लिए अच्छा है। तो बेसिकली ये भी हो गया फिर तो। अगर हम एक ऑफिस में देखा जाए तो कोई टॉप लेवल पे जो बंदा बैठा है तो उसका जो मैनेजर होना चाहिए वो एयर का ही होना चाहिए, क्योंकि वो खुद फायर का होगा। अगर उसको अपना राइट हैंड क्रिएट करना है तो एलिमेंट उसका जो बढ़ाने वाला व्यक्ति हो, राइट हैंड हमेशा दूसरा एलिमेंट का होना, क्योंकि वो भाग भाग के वो चीज इकट्ठी करेगा जो वो खुद नहीं कर सकता। एंड देखिए क्या होता है ना, फायर का बहुत एंटरप्रेन्योरशिप अप्रोच रहता है। मेरे कॉलेज में जितने फायर टीचर आए उन्होंने खुद के कॉलेज खोल लिए। तो जो आपने देखा होगा ना, यार ये इस कंपनी में निकला और यहाँ से निकल के खुद कितनी बड़ी कंपनी बना दी, वो सारे फायर हैं। और फायर एयर के हैं।
क्योंकि वो एयर डोमेन से लेके चले गए उसको, ज्ञान लेके पैदा कर देते क्या पैदा कर दिया। Yes. ऐसी फैक्ट्री में कोई वर्कर आता है जो उसको सीख के एक नई फैक्ट्री खोल लेता तो है, वो फायर एलिमेंट, वो फायर वाटर का है फिर। हाँ फायर वाटर का। इसमें देखना पड़ता है आपको कि इसी हिसाब से हायरिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस पोजीशन में आप किसको हायर कर रहे हैं, वहां पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। आप अगर क्रूशियल रोल पे जहां पे उसको नॉलेज मिल जाएगी, आपने फायर को हायर करा है, तो वो दूसरी बिजनेस क्रिएट करेगा। जैसे हम कस्टमर केयर वाले में अगर फायर वाले भर लेते हैं तो भगवान ही जाने क्या करेगा। अच्छा लॉयर एक हायर कर लीजिए, क्योंकि भयंकर केसेस होने वाले हैं, वो सुनेंगे नहीं, वो सुनेंगे नहीं। और कस्टमर केयर को सुनना कब इंपॉर्टेंट ज्यादा जरूरी है। इसीलिए वास्तु का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। जितने भी कस्टमर जो केयर के लोग होते हैं, उनको हम लोग एक दिशा है, शायद बताए रिवील ही कर देते हैं, वेस्ट दिशा में उनको प्लेस किया जाता है। जितने भी सेल्स के लोग हैं उनको फायर की दिशा में प्लेस किया जाता है। जितने भी रिसोर्स मैनेजमेंट है उनको वाटर की दिशा में, HR वगैरह जितने भी हो गए वो उनको वाटर की दिशा में। तो बड़ा आइडियल सिस्टम रहता है। एंड हायर द आइडियल पर्सन फॉर द आइडियल पोजीशन। वो मोटिवेशन स्पीकर का स्टेप आउट ऑफ कंसर्न जोन, कंफर्ट जोन और ये सब नाम मान के सहज जो है आपके लिए वो करिए, बड़े खुश रहेंगे। तो प्रखर भाई, हमने ना अभी बहुत सारा आपने बताया, बट हमारे व्यूअर्स का एक सेगमेंट है जो अभी 25 इयर्स के अराउंड है, और पेरेंट्स का सेगमेंट भी है जो अपने बच्चों के लिए काफ़ी परेशान भी रहते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे एडिक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हम प्रकृति से ये भी देख सकते हैं कि किसी बंदे को क्या एडिक्शन हो सकती है, और वो हो रही है तो वो उसको ठीक कैसे किया जाए? समझिए, देखिए अगर मैं एडिक्शन की प्रकृति की बात करूं तो वो होती है एयर से रिलेटेड। ओके। तभी ब्रह्मा विष्णु महेश में एक भगवान को उनका नशे से रिलेट भी किया जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, जब आपकी बॉडी में एयर की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आपका एडिक्शन का रेट बढ़ जाएगा। अब एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हम लोग टंग में सेंसेशन इसलिए, टेस्ट इसलिए एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं क्योंकि ये वेट है। ओके। ठीक है। अगर ये ड्राई हो जाए तो हमको सेंसेशन नहीं आएगा। ठीक है। तो एडिक्शन में क्या होता है ना, उनकी फीलिंग कम होने लगती है, सेंस नहीं हो रहा होता। जब वो एडिक्शन कर रहे होते तब उनको लाइफ फील होती है, एक्सपीरियंस उनका वैसा है। बट क्या है ना, ये एक काइंड ऑफ ऐसी एक्टिविटी है जो आपको कंफ्यूज कर रही है। आप जब एडिक्शन के कोई भी एलिमेंट को कंज्यूम करते हैं तो वो क्या होता है, आपकी बॉडी में भयंकर ड्राइनेस और बढ़ाएगा। जब ड्राइनेस बढ़ाएगा तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपसे कोई व्यक्ति बोले तब आपको बुरा लग रहा है, आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो आपको तब भी बुरा लग रहा होगा। ठीक है। पूरे टाइम ये बुरा लगने वाली स्टेट आ जाती है। अब इसको काउंटर कैसे करा जाता है, तो एडिक्शन तब होगा जब आपकी बॉडी में एयर बढ़ता चला जा रहा है, एयर बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल। अब इसको काउंटर, मैंने जो बताया था, एयर का काउंटर होता है फायर से। नहीं, मैंने बताया था फायर काउंटर कर देता है एयर को। तो इसमें आपको जो करना चाहिए, एक शेड्यूल में ले आना चाहिए अपने आपको। जो मैंने फायर की एक्टिविटी बताई थी कि डाइट की टाइमिंग सेम कर दीजिए, सुबह जल्दी उठ जाइए। तो इससे क्या होगा, जब आप अपनी बॉडी में फायर बढ़ाएंगे तो जो ड्राइनेस बढ़ रही है आपकी एडिक्शन की, वो रिड्यूस डाउन होती चली जाएगी। अच्छा, ठीक है। ओके। एक बार ये प्रोसेस विल बी इनिशियल स्मॉल स्टेप जो जिसमें ये लिया जा सकता है इस प्रोसेस पे। और क्या होता है ना, नशा जरूरी है सबके लिए, सबके लिए जरूरी है। जैसे मानिए मुझको पहले गेमिंग का नशा होता था, शायद सब लोग सुना होगा, डोटा एक गेम आता था, मैंने पता नहीं कितने आवर्स उसमें निकाले होते हैं। ठीक है। नशा उस चीज का करिए जो आपके स्वभाव से आ रहा है, तो आप ग्रो करेंगे। बेसिकली हम सब्सटेंस की बात नहीं कर रहे, हाँ, हम काम की बात कर रहे काम हैं। की बात कर रहे हैं जो आपके स्व प्रकृति से आ रहा है। आप उस चीज का नशा करिए, आपसे सब लोग खुश रहेंगे, आपकी विसिनिटी से सब लोग अट्रैक्ट होंगे। एक अलग सा ऑरा क्रिएट होगा जब आप अपनी प्रकृति के, अपने स्वभाव के काम का नशा करते हैं। जैसे मुझको ज्ञान का नशा है। अभी एक मूवी आई थी स्त्री 2 में, वो कहता है ज्ञान ज्यादा हो गया तो ज्ञान की उल्टी कर रहे थे। तो क्या होता है, ज्ञान का नशा है, कुछ भी नया चीज सीखने को मिल जाए, पैसे जितने चले जाए, मैं नहीं सोचता। उस चीज का नशा करिए, मजा आएगा। मजा आएगा। जैसे मेरे को कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहने का मजा आता है। मैं अभी थ्रिल लाइफ में तभी आएगा। थ्रिल बेसिकली, आज यहाँ गड्ढा खोदा है तो कल दूसरी जगह गड्ढा खोदूंगा। वो खोदना ही खोदना है, खोदना नहीं तो मजा नहीं आना फिर। यस। अब इसको मैं अगर आगे बताऊं तो ये जितनी भी चीजें मानी जाती हैं, तो अपने भारत का नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी साइड का ये रीजन हो गया। तो जैसे घर में माना जाता है वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। तो अगर भारत का कोई रिलीजियस स्पॉट है इन विधाओं को एक्टिवेट करने का,
तो वो है कामाख्या देवी मंदिर। अब वहां पे क्या होता है, जो आपने एक स्टोरी सुनी होगी, जब मैंने बताया ना भोलेनाथ की क्लेश होता रहता था, जब क्लेश होता तो भोलेनाथ भाग जाते थे। एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि जब माता ने उनको 10 दिशाओं से घेर लिया था। ओके। 8 ऐसे दिशाओं से खेला और ऊपर और नीचे से भी घेर दिया था। तो वो पहली बार अपने शास्त्रों में वर्णन आया 10 महाविद्या का। अच्छा। तो जो ये 10 महाविद्या है, इस 10 महाविद्या में मतलब 10 अल्टीमेट नॉलेजेस, इसकी बात हो रही है। तो जो कामाख्या देवी मंदिर है, वहां पे 3 पिंडियां होती हैं। पिंडिया मतलब? एक जैसे जो ये तंत्र पीठ है दरअसल। ओके। ठीक है, तंत्र के पीठ में क्या होता है, वहां पे फिजिकल फॉर्म ऑफ गॉड नहीं दिखते कि आपको कार्विंग दिखेगी, उनका चेहरा दिखेगा। वो छुपे हुए टाइप में एक पिंड टाइप का, एक स्टोन टाइप का रखा होता है। फाकियों के लिए तो स्टोन है, उसको कपड़े से रख के और रखा जाता है। कामाख्या जी का स्पेशल चीज क्या है जो बहुत यूनिक है, और जब अम्बुवाची मेला होता है तो दुनिया भर से तांत्रिक वहां पे इसलिए आते हैं क्योंकि माना जाता है जो कामाख्या मंदिर जहां गर्भगृह है, वहां माना जाता है कि काम रूप कामाख्या, इसका जो मंदिर का पूरा नाम है, काम को रूप दिया गया था। वो आप सभी लोग स्टोरी में जानते हैं, भोलेनाथ ने तीसरे नेत्र से काम को भस्म कर दिया था, वहां पे वापस रूप दिया गया। ओके। जब आप मंदिर में जाते हैं तो आजकल तो हार्ट का साइन आना चालू हुआ है, वहां मंदिर में देखेंगे कितने सालों पुराना मंदिर है, वहां पे ऐसे और एक हार्ट ऐसे बनाए हुए हैं इसने। तो वो गर्भगृह में जब आप जाते हैं तो वहां पे 3 पिंडियां हैं। 3 पिंडियों का ये सिग्निफिकेंस है जो आज हम लोगों ने 3 तत्वों की बात करी। ओके। त्र्यंबकेश्वर में जब आप जाते हैं, नासिक में त्र्यंबकेश्वर में जब दर्शन करने जाते हैं, ये एक अच्छा तरीका है अपने एलिमेंट को वापस अपने, मतलब आप लोग देखिए डिस्ट्रैक्शन कैसे ढूंढेंगे अगर आपको टफ लगता है, तो 2 मंदिर हैं जहां पे आपको हमेशा दर्शन कर लेने चाहिए। एक त्र्यंबकेश्वर नासिक में, वहां जब आप देखेंगे तो शीशे के नीचे से 3 ऐसे छेद दिखाए जाते हैं, उसमें पानी भरता है, अब हटा दिया जाता है पानी, वहां पे 3 छेद हैं। प्रतीक है ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो जो एलिमेंट आपका होगा, आप उस विसिनिटी में जाके अपने एलिमेंट से अलाइन हो सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कामरूप कामाख्या। कामरूप कामाख्या में लोग गलती क्या कर देते हैं, जब भी आप देखेंगे तो जितने भी शक्ति पीठ होती है, आप देखेंगे पास में शिवलिंग जरूर होता है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं सही बताऊं तो शिव जी के दर्शन करने का तरीका अलग है। शिव जी को हर चीज पसंद है, सही और गलत। तो जब आप शिवलिंग के ऊपर अपना ये फोरहेड रखते हैं तो यू विल फील कि आप खाली हो गए। एक्चुअली लोगों को सही दर्शन करने का तरीका नहीं पता। जब दर्शन करे जाते हैं कामाख्या जी में तो पहले उमानंदा जी के दर्शन करे जाते हैं, जो शिव जी वहां पे बैठे हैं। वहां पे जाके आप फोरहेड रख दीजिए। शक्ति जब लेने जा रहे हैं तो बाल्टी तो खाली होनी चाहिए ना। आप भरी बाल्टी से दर्शन करने चले जाएंगे तो कुछ लेके नहीं आ पाएंगे। तो जब आप अपने प्रकृति को सुधारने के लिए जा रहे हैं तो पहले कामाख्या जी में उमानंदा जी के दर्शन कर लीजिए एक दिन। फिर आप कामाख्या दर्शन अगर आप करते हैं तो भी आप अपने एलिमेंट में उस विसिनिटी से आने में भी अलाइंड हो जाएंगे। वहां पे 3 पिंडियां हैं जो तीनों प्रकृति का रिप्रेजेंटेशन है। और जो अम्बुवाची में मेला में क्या होता है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कही जाती है लेडीज में, वहां पे सफेद कपड़ा डाला जाता है। जो कामाख्या मंदिर में जो पानी निकल रहा है अपने आप, वो पानी रेड हो जाता है उन 3 दिन। उन 3 दिन में? उन 3 दिन। और कामाख्या जी का प्रसाद भी यही माना जाता है, उस कपड़े का चीर वही प्रसाद माना जाता है उस मंदिर का। Okay. तो अगर एलिमेंट को आपको अलाइन करना है, आफ्टर लिसनिंग टू दिस, अपने बारे में जानिए, पहचानिए। और अगर आपको तब भी लगता है कि यू वांट मोर एक्सटर्नल फोर्स, तो या तो आप त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर सकते हैं या कामाख्या जी के दर्शन कर सकते हैं, या फिर आप प्रखर जी के योगदान में आ सकते हैं। हम प्रखर जी का नाम, नंबर, एड्रेस सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप उनसे कांटेक्ट करिए और अपनी प्रकृति पहचान कर उनसे गाइडेंस लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज आने का। थैंक यू। और मुझे तो बहुत मज़ा आया, और मेरे से ज़्यादा मज़ा मेरी टीम को आया। दे आर सो एक्साइटेड। मुझे नहीं लगता कि इसके एपिसोड के ख़त्म होने के बाद वो आपका पीछा छोड़ने वाले हैं, है ना। तो आप प्लीज़ यहाँ पे रुकिए, आराम से हम सबको गाइड करिए। और आज के लिए हम यहीं पे साइनिंग ऑफ करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आप आगे कौन से एक्सपर्ट्स हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं। हम उनको लेके आएंगे और ऑथेंटिक नॉलेज को इम्प्लेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। कट ठीक है अभी तक? बढ़िया रिलेट हो रहा है? समझ में आएगा लोगों को? लिस्ट दे दूं? एक्चुअली स्ट्रीट प्ले आर्टिस्ट है ना, वही बोल। अभी रणवीर की एक शेर करके मूवी आई थी, शूशा, क्या नाम, भूल गया नाम क्या था?
नहीं नहीं, अभी जिसमें वो दौड़ रहा होता है घोड़ा लेके, पुरानी मूवी। रणबीर सिंह है। हाँ सॉरी, रणबीर सिंह की। रणबीर सिंह, हाँ। फ्लॉप वाला एग्जांपल ना लो समझाने में टफ हो जाएगा, इसने फायर का वाटर रोल प्ले कर दिया। सौरभ क्या है? सौरभ एयर फायर है। एयर फायर है पर उसका वाटर भी आ जाता है खिलखिला के फैलता हुआ पूरा। सेल्समैन है वो बहुत तगड़ा। एयर बेशरम होता है ना, तो एयर advantage होता है sales सेल्समैन है वो तगड़े वाला। वो सेल करके भूल जाता है क्या किया मैंने। हाँ। क्या बेच के आया हूँ मैं, वो क्या बेच के आया हूँ उसको ये नहीं पता होता। में। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक देख लेते हैं, पहले इसको तो खत्म करें, एक बार वाइंड अप करें। रोलिंग है ना, एक्शन बोलो। एक्शन भाई। मजा नहीं आया दोबारा वो।